तो भाई साहब क्या बवाल आरटीपी बनाया आईसीआई ने। मतलब जिसको बोलता है ना, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। इसमें अमेंडमेंट्स भी हैं, इसमें बहुत सारे नए एडजस्टमेंट्स भी हैं, इसमें अच्छे लंबे क्वेश्चंस भी हैं प्रैक्टिस करने के लिए। एंड ये आईसीआई अपनी मंशा बताता है कि एग्जैक्टली वो क्या चाह रहा है स्टूडेंट से। बिल्कुल बढ़िया तरीके से सॉल्व करेंगे इस आरटीपी को। अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो इस वीडियो को, बिकॉज योर स्मॉल एफर्ट ना, ये मोटिवेट्स मी अलॉट। छोटे छोटे एफर्ट्स जो आपके रहते हैं ना, आपके छोटे छोटे कमेंट्स रहते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं। सर बहुत बढ़िया से अमेंडमेंट कवर करते हैं, सारी की चीजें। आपने तो कुछ भी अमेंडमेंट नहीं कवर किया ना, नीड नॉट टू वरी, वो सारी चीजें हम आरटीपी पे भी कवर कर लेंगे। बाकी अगर अमेंडमेंट कवर करना है तो उसके लिए अलग से मैंने एक पूरा अमेंडमेंट वीडियो इंग्लिश हिंदी दोनों में डाल रखा है। सर ठीक है। आरटीपी का सबसे पहले की शुरुआत क्या कहता है, बोलता है कि भैया आपके लिए 30 जून 2025 तक के स्टैट्यूटरी अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल है फॉर जैन 26। ठीक है सर, हमको पता है, हमको सब आता है। फाइनेंस एक्ट कौन सा लगेगा, 2024 ही लगने वाला है सर, ये भी आपको पता है। चलो एमसीक्यू पे जाओ सर। ओके चलो आ गया। केस सिनेरियो 1। सर पूछ क्या रहा है एक बार देखें क्या। अच्छा टीडीएस वगैरह क्वेश्चन है, चलो ठीक है ठीक है ठीक है, चलो देखते हैं, देखते 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 आ जाओ जाओ। Mr. Rohan Mehta is a property dealer. अच्छा, is also engaged in business of construction of apartment. अपार्टमेंट बनाने काम करता है। ओके ठीक है। एक सर्च हुई सेक्शन 122 में 132 में इन दी बिजनेस प्रेमिसेस ऑफ रोहित कंडक्टेड एज ऑन 10 दिसंबर 2024 एंड लास्ट डेट ऑफ ऑथराइजेशन वाज एग्जीक्यूटेड ऑन 18 दिसंबर 2024। यानी सर कंक्लूजन ऑफ सर्च कब हो गया, कंक्लूजन ऑफ सर्च हुआ सर 18 दिसंबर 2024 को। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। और क्योंकि सर्च हो रखी है अपनी 1 सितंबर के बाद की, तो नए वाले 158 बीसी वाले प्रोविजन लगेंगे, ब्लॉक असेसमेंट लगेगा। परफेक्ट। द फॉलोइंग फैक्ट्स वर डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द सर्च। क्रिप्टो करेंसीज अक्वायर कर रखी थी 50 लाख की। अच्छा 50 लाख की क्रिप्टो करेंसीज अक्वायर कर रखी थी। ज्वेलरी 30 लाख की अक्वायर कर रखी थी। इसमें से कहता है रोहन ने 20 लाख रुपए क्रिप्टो करेंसीज का एक्सप्लेनेशन दे दिया, यानी 30 लाख की अभी भी अनएक्सप्लेन क्रिप्टो करेंसीज है। 10 लाख रुपए की ज्वेलरी का एक्सप्लेनेशन दे दिया, यानी 20 लाख रुपए की भी अभी भी अनएक्सप्लेन्ड ज्वेलरी पड़ी है। भाई साहब कैसा चोर इंसान है रोहन। फर्दर बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिवील करता है कि 15 लाख रुपए का अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर भी है। ओ माय गॉड सर, 15 लाख रुपए का अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर। चोर 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 चोर। फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंडिचर, नो प्रॉपर सोर्स वाज एक्सप्लेन्ड। छी छी। लूज पेपर इंडिकेट दैट 40 लाख रुपए इन कैश फॉर द सेल ऑफ फ्लैट्स। ओ माय गॉड सर, 40 लाख रुपए उसने फ्लैट की सेल्स का भी चुरा रखा है। कुल मिला के कितना होता है सर, कुल मिला के होता है 105 लाख रुपीस। इतना चुरा रखा है इसने। चोर है तू, लुच्चा है, ऐसा वाला रोहन है। ठीक है चलो। It has come to the notice of the assessing officer, assessment for assessment year 23-24 is pending under section 143(3). 143(3) यानी सर स्क्रूटनी असेसमेंट वाला नोटिस अभी तक पेंडिंग है, मतलब असेसमेंट चल रहा है, पेंडिंग है अभी। On the date of initiation of the search, assessing officer issued the notice under section 158 BC for furnishing return under within 60 days। तो भैया ब्लॉक असेसमेंट चालू किया, 158 BC का रिटर्न फाइल करने को बोला और 60 दिन का टाइम दिया। ठीक है। However, रोहन मेहता ने फर्निश रिटर्न किया 60 दिन के बाद। 60 दिन हो जाने थी उसके बाद रिटर्न फर्निश किया। कैसा गंदा इंसान है। असेसिंग ऑफिसर आफ्टर कंसिडरिंग द एविडेंस डिटरमाइन 1,05,00,000 की इनकम निकाली। हमने भी तो इतनी निकाली थी। ओके सर, 105 लाख की इनकम निकाली। हैव प्रोसीडेड टू अप्लाई द एप्लीकेबल टैक्स रेट। टैक्स रेट लगाने की कोशिश की, एप्लीकेबल सरचार्ज भी लगाया, सेस भी लगाया। ही ऑल्सो लेविड 2%। अरे बाबा, अनडिस्क्लोज इनकम में 2% इंटरेस्ट। अनडिस्क्लोज इनकम में 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लगता सर, इसमें 1.5% लगता है। ओके ओके ओके। For every month and part of the month for the period expiring from 60 days till the completion of the assessment। यानी जिस दिन 60 डेज खत्म हुए रिटर्न फाइल करने के, वहां से लेके असेसमेंट कंप्लीशन तक इसने 2% इंटरेस्ट लगा दिया। 2% तो नहीं लगना चाहिए ना, 1.5 ही लगना चाहिए। on 12th March 2025, जीवन एंड श्याम परचेज एन अपार्टमेंट फ्रॉम मिस्टर रोहन मेहता। देखो जो रोहन है, इसने सेल किसको किया, जीवन को और श्याम को सेल किया। कितने में, रोहन ने 70 लाख रुपीस में सेल किया। ओके, 35 लाख इसने दिए, 35 लाख इसने दिए, जीवन ने दिए, और बाकी 35 लाख श्याम ने दिए। इस अपार्टमेंट की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 48 लाख रुपीस। परफेक्ट, 48 लाख की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, और बेचा कितने में, 70 लाख में। बढ़िया से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। The consideration includes 2 लाख रुपए टुवर्ड्स कार एंड पार्किंग चार्जेस। मतलब जो 70 लाख की कंसिडरेशन है, इसमें 2 लाख रुपए तो कार पार्किंग चार्जेस है, उसके अलावा 50,000 रुपीज मेंटेनेंस है, और बाकी जो 67.5 लाख रुपीज है ये घर के लिए है। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो अपने को तो सिर्फ एक चीज देखनी पड़ती है ना, सब मिलाने के बाद
एसडीवी और कंसिडरेशन व्हिचएवर इज हायर पर 1% टीडीएस काटना पड़ता है, वो भी चर्चा करेंगे, क्वेश्चन तो आने तो चर्चा करेंगे उसकी। On 20th March 2025, ABC Private Limited bought back 50,000 shares, including 500 shares from Mr. जीवन। देखो भैया, जीवन के पास 500 शेयर्स थे और 500 शेयर्स का पूरा बायबैक हो गया। 500 शेयर्स का अगर पूरे का बायबैक करते हो तो भैया जितना पैसा मिलता है वो सारा का सारा डीम डिविडेंड बनेगा जीवन के हाथ में। 1250 रुपीज के हिसाब से अगर 500 शेयर्स का अगर बायबैक कर लिया है तो कितना होता है? अरे बाबा बताओ ना, कितना होता है, कितना होता है? 6,25,000 रुपीज का आपका डीम्ड डिविडेंड बनेगा 222F में। परफेक्ट। मिस्टर जीवन ने शेयर्स अक्वायर करके 200 रुपए के, भैया तो भैया 500 रुपए का शेयर था और 500 शेयर से 200 में आपने अक्वायर कर रखे, यानी 1 लाख रुपीस का आपका लॉस आता है। ओके सर, परफेक्ट बात है। 2018 में खरीदा हुआ था तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आता है। परफेक्ट है। पूरा क्वेश्चन रीड कर लिया, किसी को क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं? सर क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, एमसीक्यूज बताओ। देखो आराम से, क्या जीवन, क्या वेदर एनी टैक्सेस रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड ऑन परचेज ऑफ अपार्टमेंट बाय जीवन एंड श्याम। देखो जीवन ने घर खरीदा 35 लाख रुपए में, श्याम ने घर खरीदा 35 लाख में, कुल मिला के घर की एसडीवी अगर आप निकालोगे 48 लाख निकलती है और घर की टोटल परचेज कंसिडरेशन निकलती है 70 लाख रुपीज। देखो पहले होता था 1 अक्टूबर 2024 के पहले ये प्रोविजन हुआ करता था कि जो इंडिविजुअल पर्सन है अगर वो 50 लाख से कम का घर खरीद रहे हैं ना तो उसमें टीडीएस नहीं काटना पड़ता था, उसमें टीडीएस 194IA में नहीं काटना पड़ता था। लेकिन सर 1 अक्टूबर 2024 चेंज हुआ, कहा कि अगर मल्टीपल बायर्स अगर घर खरीद रहे हैं तो मल्टीपल बायर्स की आपको बाइंग प्राइस को क्लब करना पड़ेगा और तब जाके आपको 50,000 की लिमिट देखनी। और यहाँ पे क्योंकि सारे बायर्स को अगर आप क्लब कर रहे हो तो 70 लाख रुपीस की कंसिडरेशन निकल रही है, यानी जीवन को भी टीडीएस काटना पड़ेगा, श्याम को भी टीडीएस काटना पड़ेगा, जो भी पेमेंट कर रहे हैं इंक्लूसिव ऑफ ऑल द कार चार्जेस, इंक्लूसिव ऑफ ऑल द मेंटेनेंस चार्जेस, सबको इंक्लूड करने के बाद जो पेमेंट करें उस पर टीडीएस काटना पड़ेगा। तो भैया इसमें अगर आप आंसर निकालोगे तो देखो 1% दोनों काटना पड़ेगा। परफेक्ट है। तो देखो नो वाले को तो पहले काटा लगाओ, नो वाले को बिल्कुल पहले काटा लगाओ। यस 1% एक्सक्लूडिंग कार मेंट, अरे नहीं भैया कार मेंटेनेंस सब पे टीडीएस लगेगा, सब पे टीडीएस कटेगा। नो वाले को फिर काटा लगाओ, देखो बाय डिफॉल्ट डी बचता है लेकिन डी को चेक भी कर लो। यस टीडीएस एट द रेट 1% डिडक्टेबल ऑन कंसिडरेशन पेबल इंक्लूडिंग कार एंड कार पार्किंग मेंटेनेंस फीस, दोनों काटना पड़ेगा। अरे डी सही हो गया, बिल्कुल सही सॉल्यूशन। ये अमेंडमेंट वाला क्वेश्चन है, ये सितंबर 25 के लिए अमेंडमेंट था, अगर आपको याद है सितंबर 25 में पूछा गया था ये। सेकेंड वाला, व्हाट शैल बी कंसिडर्ड एज ब्लॉक पीरियड फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 158B इन दिस केस। ब्लॉक पीरियड क्या माना जाएगा? देखो सर्च कब होती है सर? 18 दिसंबर 2024 को कंक्लूड होती है। तो जिस साल में सर्च होती है उस साल को लेते हैं, 1 अप्रैल 2024 से लेके 18 दिसंबर 2024, ये तो ब्लॉक पीरियड में जाएगा। प्लस इसके पिछले के 6 इयर्स और ब्लॉक में जाते हैं, प्लस 6 इयर्स। अब 6 ईयर अगर असेसमेंट टर्म्स की भाषा में बताऊं तो असेसमेंट ईयर 24-25 हो जाएगा, 23-24 हो जाएगा, 22-23 हो जाएगा, 21-22 हो जाएगा, 20-21 हो जाएगा एंड 19-20 हो जाएगा। तो 19-20 से लेके 24-25, 19-20 से लेके 24-25 प्लस 10 तारीख तक। ओ भैया 10 तारीख तक नहीं है, जिस दिन लास्ट डेट ऑफ ऑथराइजेशन होता है उस दिन तक सर्च कंक्लूडेड मानी जाती है, जिस दिन सर्च कंक्लूडेड मानी जाती है उस डेट तक ब्लॉक पीरियड चलता है। सर्च जिस दिन कंक्लूड होती है ना उस दिन तक अपने को ब्लॉक पीरियड मानना पड़ता है। तो भैया ये ब्लॉक पीरियड कहां तक बोल रहे हैं? तो इनिशिएशन ऑफ सर्च तक ब्लॉक पीरियड गिनवा रहे थे, तो गलत ऑप्शन हो गया। उसके अलावा 18-19 से तो ऑप्शन ही गलत है। 19-20 से लेके कंक्लूजन ऑफ सर्च तक का पीरियड, ओके सर ऑप्शन नंबर सी मेरे अकॉर्डिंग सही बन रहा है और आंसर भी देखोगे तो यही मिलने वाला है। सर गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। तीसरा क्वेश्चन, विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक असेसमेंट मिस्टर रोहन मेहता रिसीव द फॉलोइंग डिफरेंट ऑप्शन। ब्लॉक असेसमेंट से रिलेटेड कुछ कुछ ऑप्शंस मिले, क्या क्या ऑप्शन है देखना, देखना क्या क्या ऑप्शन है। जो पेंडिंग असेसमेंट था या तो स्क्रूटनी असेसमेंट चल रहा था 143(3) वाला इसका, अंडर 143 ऑन द डेट ऑफ एसोसिएशन इनिशिएशन ऑफ द सर्च शैल अबेट। देखो जो स्क्रूटनी असेसमेंट है वो अबेट कर जाता है, राइट आंसर इज यस, बिल्कुल अच्छे से अबेट कर जाता है। इसकी पूरी चर्चाएं मैंने आपको रिवीजन वीडियो में करवा रखी है, प्लस भूला सीरीज में एक 25 मिनट का वीडियो है ब्लॉक असेसमेंट के ऊपर, वो भी एक बार जरूर देख लेना, उसमें सारी चर्चाएं आपको कवर मिलेंगी। ये पॉइंट सही लग रहा है अपने को। पेंडिंग असेसमेंट जो है 23-24 का 143(3) वाला ऑन द डेट ऑफ इनिशिएशन ऑफ सर्च शैल कंटिन्यू एंड शैल बी कंप्लीटेड इन द सेट सेक्शन। अरे बाबा कैसी बात कर रहे हो, एक बार ब्लॉक असेसमेंट चालू होता है तो पुराने सारे असेसमेंट्स अबेट कर जाते हैं। टोटल इनकम ऑफ 1.05 लाख शैल बी टैक्सेबल एट नॉर्मल स्लैब रेट। अरे कैसी बात कर रहे हो, कभी भी अगर आपकी इनकम सर्च में निकाली जाती है तो उस पर आपका स्लैब रेट नहीं लगता है।
टोटल इनकम 60% टैक्सेबल होगी। हाँ सर, सही लग रहा है। पेनल्टी 270 ए की एप्लीकेबल होगी। देखो हमने पढ़ रखा है ये पॉइंट, सर्च असेसमेंट में आपको पढ़ा रखा है। कभी अगर ब्लॉक असेसमेंट होता है उसमें जो इनकम कंप्यूट होती है उसमें 270 ए की इनकम नहीं बनाई जाती, उसमें अंडर रिपोर्टिंग मिस रिपोर्टिंग कभी नहीं आता। तो ये पॉइंट गलत है, आपका ऑप्शन नंबर 1 और 4 सही बनता है। अगर चेक करोगे तो ऑप्शन नंबर सी में आपको ऐसा आंसर मिल जाएगा। इंटरेस्ट की बात करोगे ब्लॉक पीरियड में कितना लगेगा, 2% कह रहा है, काटा लगाओ 2% तो लगेगा ही नहीं। उसके अलावा सेकंड 1.5 कह रहा है। अच्छा 1.5 कब से कब तक लगेगा, कहता है 1.5% on the undisclosed income can be levied for every month or part of the month for the period after the expiry of 60 days till the completion of the assessment। अच्छा असेसमेंट कंप्लीशन तक का, सही लग रहा है। आई एम होल्डिंग इट करेक्ट, मुझे लग रहा है। 1% पूरा गलत। ऑप्शन नंबर 4 क्या बोला, 1.5% ऑन अनडिस्क्लोज्ड इनकम फ्रॉम 60 डेज टिल द फर्निशिंग ऑफ रिटर्न। अरे भैया ब्लॉक पीरियड में ऐसा नहीं होता। अगर 60 डेज के बाद आप डिले कर देते हो रिटर्न फाइल करने में, तो डिले के बाद एक दिन में रिटर्न क्यों ना फाइल कर दो, फर्क नहीं पड़ता, इंटरेस्ट तो लगेगा कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट तक। हमने ये चीज पढ़ रखी है कि भैया 60 डेज के बाद अगर आप एक दिन भी डिले कर देते हो तो इंटरेस्ट तो आपका जब तक कंप्लीशन नहीं होता तब तक लगेगा इंटरेस्ट। अपने को इंटरेस्ट में ऐसे नहीं देखना कि भैया जब तक रिटर्न फाइल करो तब तक इंटरेस्ट लगा दो, नहीं भैया जब आप रिटर्न फाइल कर दो फर्क नहीं पड़ता, जिस दिन असेसमेंट कंप्लीट होता है तब तक इंटरेस्ट लगेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही बन जाता है। What are the tax implication of buyback of shares in the hands of Mr. जीवन? जीवन जी के हाथ में जो बायबैक हो उसमें क्या होगा, हमने निकाल रखा था यहाँ पे। हमने बोला था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आएगा 1 लाख रुपए का, और कितना आता है हमारा डिविडेंड 6,25,000 का डीम डिविडेंड बनेगा। चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हटाओ, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 1 लाख, डीम डिविडेंड 625, ऑप्शन नंबर बी सही लग रहा है। इसमें एडिशनल टैक्स हटा दो, ये भी हटा दो, बिल्कुल फालतू फालतू से बात है। पॉइंट नंबर बी आपका सही बन जाता है। दैट कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 1। इसमें बायबैक वाला भी डिविडेंड टेस्ट किया, टीडीएस वाला क्वेश्चन भी टेस्ट किया, ब्लॉक असेसमेंट भी टेस्ट किया। यानी जितने अमेंडमेंट्स आपके May 25 वाले एप्लीकेबल थे या September 25 वाले एप्लीकेबल थे, वो सब यहाँ पे पूछे हैं इसने। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि बहुत पुराने कंसेप्ट से आया, सब अमेंडमेंट से पूछा गया है। सर केस सिनेरियो 2 क्या कह रहे हैं, मिस्टर अमित वर्मा इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। सर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, या तो इसके ऊपर सर वो सेकंड कंडीशन वाले में कुछ झोल झपाटा होने वाला है, या तो सर ये डीम्ड एंड रेसिडेंट बनने वाला है, या तो सर इसके ऊपर कुछ एनआरआई टैक्सेशन के प्रोविजन लगने वाले, कुछ तो ऐसा होने वाला है, कुछ तो जादूगर ये लोग करने वाले हैं। ठीक है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, दुबई में रहता है। However, in order to expand the consultancy profession, he keeps visiting India and कितने दिन के लिए he visits India for 90 days, 65 days, 370 days and 80 days during last 4 years। यानी प्रीवियस ईयर 24-25 के पहले के 4 years में इसने कितना 90 प्लस 65 प्लस 70 प्लस 80 डेज, इतने दिन के लिए इंडिया है। टोटल करो कितना होता है 90 प्लस 65 प्लस 70 प्लस 80, यानी कुल मिला के 305 दिन के लिए इंडिया में आया है। देखो कभी भी अगर पर्सन को रेसिडेंट बनाना होता है दो कंडीशन देखते थे, एक 182 डेज देखते थे और एक 60/365 डेज वाली कंडीशन देखते थे। देखो 6365 डेज वाली कंडीशन कभी फुलफिल नहीं होगी क्योंकि ये तो पिट गई। पिछले 4 साल में जब ये रुका ही 305 डेज के लिए, सेकंड कंडीशन तो पूरी तरह से पिट गई। अपने को पूरी तरह से सेकंड कंडीशन को इग्नोर करना है। वाओ सर वाओ, वाओ। ठीक है, ओके ओके। हाँ, ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 24-25 he stayed for 135 days। oh my god, oh my god, oh my god। सर इंडिया में 135 डेज रुका हुआ यानी फर्स्ट कंडीशन भी पिट गई, फर्स्ट कंडीशन पिट गई। प्लस सर हमने एक पॉइंट पढ़ा हुआ था, हमने एक पॉइंट पढ़ा हुआ था। सर कौन सा पॉइंट पढ़ा हुआ था, अगर कभी भी कोई पर्सन इंडियन रेसिडेंट होता है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होता है, विजिट करता है इंडिया को और उसकी टोटल इंडियन इनकम 15 लाख से कम की है, अगर कोई इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, विजिट करता है इंडिया को और उसकी टोटल इंडियन इनकम अप टू 15 लाख की है, तो अपने को सेकंड कंडीशन चेक करनी नहीं होती, फर्स्ट कंडीशन के बेसिस पे प्रोसीड कर जाते हैं। और अगर 15 लाख से ज्यादा की तो सेकंड कंडीशन चेक करनी पड़ती है, लेकिन सर इस केस में 120 डेज और 365 डेज चेक करना पड़ता है। ठीक है सर, यानी अब पूरा पेज फंसा हुआ है कि इसकी इंडियन इनकम कितनी है, इसकी टोटल इंडियन इनकम कितनी है। ठीक है चलो आगे देखते हैं। जब वो इंडिया में था उसने कितना अर्न किया, 9 लाख रुपए कंसल्टेंसी से अर्न किया हुआ है। ओके, डिविडेंड अर्न किया 2.15 लाख रुपीस का। ओके, रेंटल्स 18 लाख रुपए अर्न किया, 18 लाख रुपए का रेंटल्स मल्टीप्लाई करोगे 70% से, यानी कुल मिला के आ जाता है अपना 18 लाख इंटू 30%, 18 लाख इंटू 70%,
12,60,000 रुपीज, यानी मोटा मोटी अगर मैं आपको बोलूं तो 15 लाख से ज्यादा की इंडियन इनकम है। इंडियन का 15 लाख ज्यादा की है, यानी फर्स्ट कंडीशन अपने को देखनी नहीं है, फर्स्ट वाला क्राइटेरिया देखना ही नहीं है, अपने को सेकंड वाले क्राइटेरिया में जाना है जहां पे 15 लाख ज्यादा की इंडियन इनकम होती है। इस केस में अपने को सेकंड कंडीशन चेक करनी पड़ती है। सेकंड कंडीशन में दो चीज चेक करनी पड़ती है सर, क्या 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 सेकंड कंडीशन में क्या 120 डेज और 365 डेज, सर 365 डेज फुलफिल नहीं कर रहा, यानी सर ये नॉन रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं बनेगा, ही शैल बी नॉन रेसिडेंट। अगर मैं आपको बॉटम लाइन बताऊं ना, सार के लिए, आपके कंफर्ट के लिए, अगर कोई पर्सन 365 डेज वाली कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा ना, रेयरली कभी वो RNOR बनता है, 99.9999% केसेस में वो नॉन रेसिडेंट ही बनेगा। आपको थंब रूल बता रहा हूँ, नोट कर लो, और अगर कोई देख रहा है टाइम स्टैम्प लगा देना। अगर कोई पर्सन 365 डेज वाली कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है ना, वो 99.9999% केसेस में नॉन रेसिडेंट ही बनता है। RNOR बहुत रेयरली बनेगा, डीम्ड रेसिडेंट बना दिया उसको कुछ करके तो फिर बात अलग है, बाकी अदरवाइज वो नॉन रेसिडेंट ही बनता है। इन कॉम्प्लेक्सिटी में फंस रहे हो ना, नहीं तो समझ में आ रहा ना कॉम्प्लेक्सिटी। सिंपल मान लो सेकंड कंडीशन में 365 डेज अगर फुलफिल नहीं कर रहे, नॉन रेसिडेंट ही बन जाओगे आप। सर अगर इतना पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक तो बनता है, वीडियो पे लाइक तो बनता है ना, अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो तुम नहीं चाहते ना मैं सक्सीड करूं। चलो कोई बात, आगे 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 सर आगे आ जाओ। देखो, he earned 26 lakh rupees 23,50,000 rupees as consultancy from Dubai, which is not liable to tax in Dubai। अच्छा देखो, दुबई में कमाया उसने और दुबई में टैक्स नहीं लग रहा है। अच्छा, हम्म, दुबई में कमाया, दुबई में टैक्स नहीं भर रहा है। he spent 2,400 to earn the dividend income and 2,50,000 rupees to earn consultancy। अच्छा सर, मल्टीपल सवाल दिमाग में आ रहे हैं। अगर दुबई में टैक्स नहीं बन रहा तो क्या ये डीम्ड रेसिडेंट बन जाएगा क्या? देखो, उसने कोई ऐसा हिंट नहीं किया डीम्ड रेसिडेंट का। जो सेक्शन 6(1)(a) में एक डीम्ड रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट होता है कि भैया अगर कहीं पे भी आप टैक्स नहीं भरे तो इंडिया में टैक्स भरोगे, इंडिया में RNOR बनोगे। तो इंडिया में RNOR नहीं बनाएंगे क्योंकि ऐसा कहीं कह नहीं रहा कि भैया आप वहां के रेसिडेंट नहीं हो। आप रेसिडेंट कहीं और नहीं होंगे तो इंडिया में RNOR बन सकते हो, लेकिन ऐसा कहीं कहा तो नहीं ना कि वो रेसिडेंट नहीं, बस इतना कह रहे हैं वहां टैक्स नहीं लगता। हो सकता है ना वहां का रेसिडेंट हो लेकिन वहां टैक्स नहीं लगता, ऐसा पॉइंट निकल के आ रहा है, यहाँ समझ में अपने को ऐसा आ रहा है। खैर ठीक है, ज्यादा कंफ्यूजन वाला ऐसा पॉइंट है नहीं। इसने कहा इंडिया में कमाने के लिए इतना खर्चा किया। अब इंडिया की इनकम कितनी है? देखो, बिजनेस इनकम है 9 लाख रुपए की, ठीक है, बिजनेस इनकम है 9 लाख रुपए की, डिविडेंड इनकम है 2.15 लाख रुपीस की, और उसके अलावा रेंटल इनकम है 18 लाख रुपीस की। 18 लाख में से माइनस कर दो 30%, तो कुल मिला के आपका 12.6 लाख की इनकम आ जाती है। बिजनेस इनकम अर्न करने के लिए इसने 2.5 लाख रुपीस का खर्चा किया, तो माइनस 2.5 लाख कर दूंगा। डिविडेंड इनकम अर्न करने के लिए 2400 का खर्चा किया, माइनस कर दूंगा क्या? अरे बाबा नहीं होता। डिविडेंड अर्न करने के लिए 2400 का खर्चा सिर्फ और सिर्फ तब माइनस होता है जब इंटरेस्ट के ऊपर किया हुआ खर्चा है। अगर इंटरेस्ट के ऊपर ही 2400 खर्चा किया है तो ही माइनस करेंगे, और इसमें ऐसा कुछ कहा नहीं कि इंटरेस्ट के लिए खर्चा किया है, तो काय को माइनस करूंगा? फॉर कन्वीनियंट ट्रैवल इन इंडिया ही परचेज अ कार ऑन 15/5/2024 वर्थ 11 लाख रुपए फ्रॉम फाइन कार डीलर्स मुंबई। ही ऑल्सो परचेज इक्विटी शेयर्स ऑफ रिलायंस फॉर ₹4,25,000 ऑन May 24 और दिसंबर में सोल्ड किया। मई में बाय किया, दिसंबर में सोल्ड किया, वो भी लिस्टेड शेयर्स, तो भैया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा 111A वाला। ओके, दोनों टाइम पे एसटीडी पे किया। देखो, 6,15,000 रुपीज का सेल किया, 4,25,000 रुपीज का बाय किया, यानी 1,90,000 रुपीज का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता है 111A वाला। तो भैया एक और इनकम इसकी आ गई, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला कितना? 1,90,000 रुपीज। ये नॉन रेसिडेंट है, इतनी इनकम इसकी निकल के आ रही है। भैया बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मजाक मत समझो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर जो नहीं करके जा रहा होगा ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ गलत करके आएगा पेपर, गारंटी ले लो गलत हो जाएगा। ओके सर ठीक है, इतना मत डराओ। While calculating the information for filing return for assessment year 25-26 on 15 July, Amit Verma noticed that he has failed to claim refund of 10,000 rupees representing TDS for his client of Mr. Arora and Arora Associates during previous year 22 days। देखो, मैं इस साल का रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, मुझे याद आता है कि मैंने अपने क्लाइंट का रिटर्न में टीडीएस लेना भूल गया हूँ। 2 साल पहले का रिटर्न था, उसमें टीडीएस क्लेम करना भूल गया। अब मुझे उसका रिफंड चाहिए, क्या मिलेगा क्या? देखो, टीडीएस रिफंड क्लेम करने के लिए आप क्या अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो? बॉटम लाइन ये आती है। आज अगर मेरे को याद आ रहा है कि 3 साल पहले का टीडीएस का क्रेडिट लेना भूल गया हूं मैं, तो क्या उस साल का अपडेटेड रिटर्न फाइल करके क्लेम ले सकता हूँ? टीडीएस क्रेडिट का क्लेम ले सकता हूँ? राइट आंसर इज नो। वही सवाल है, क्या अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो ताकि आप टीडीएस का रिफंड ले लो?
देखो कभी भी आप आरओआई नहीं फाइल कर सकते फॉर द बेनिफिट ऑफ योरसेल्फ। आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करके कभी डिपार्टमेंट से रिफंड नहीं ले सकते। कुछ भी हो जाए आप डिपार्टमेंट से रिफंड नहीं ले पाओगे अपडेटेड रिटर्न को फाइल करके। चलो भैया क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। अमित वर्मा किसमें टैक्स भरा है? डिफॉल्ट टैक्स रिजीम भरा है। ओके, बताओ रेसिडेंशियल स्टेटस बताओ। रेसिडेंशियल स्टेटस बताओ। मैंने आपको पहले ही बता दिया भैया 63 65 डेज वाली कंडीशन फुलफिल नहीं करोगे, भगवान आके बोल जाए जब तक डीम्ड रेसिडेंट नहीं बनोगे तब तक नॉन रेसिडेंट बनोगे। बाय डिफॉल्ट आप नॉन रेसिडेंट ही बनने वाले हो, इसमें और कोई सवाल या संदेश है ही नहीं, संदेह नहीं है। What will be TDS TCS implication on purchase of car by Mr. अमित? देखो अमित ने 11 लाख की कार खरीदी है। अमित ने 11 लाख की कार खरीदी तो भैया उसका टीसीएस कलेक्ट होगा। 206C1F में 1% टीसीएस कलेक्ट होगा 11 लाख वाले अमाउंट पे। ओके सर, एक मिनट सर, क्या ये 1F नॉन रेसिडेंट पे लगता है? मतलब अगर नॉन रेसिडेंट कार खरीदेगा तो क्या इंडियन पर्सन उसका टीडीएस काटेंगे, टीसीएस कलेक्ट करेंगे उससे? तो सोचा ही नहीं हमने तो ये। अगर नॉन रेसिडेंट अगर हमसे कार खरीद रहा है, मान लो अगर मैं किया शोरूम का मालिक हूं और मैं नॉन रेसिडेंट को कार बेच रहा हूं, तो क्या मैं उसका टीसीएस कलेक्ट करूंगा? हम्म, मैंने सोचा ही नहीं ऐसा। सर क्यों नहीं सोचा? क्योंकि आज तक ऐसा पॉइंट आया ही नहीं कभी। और आया नहीं क्योंकि है ही नहीं ऐसा। 1F में ऐसा कोई प्रोविजनिंग है ही नहीं कि भैया नॉन रेसिडेंट का आपको टीसीएस नहीं कलेक्ट करना। जहां होता है वहां मेंशन रहता है, यहाँ पे कुछ ऐसा मेंशन है ही नहीं, आपको उसका टीसीएस कलेक्ट करना पड़ जाएगा। नो वाले को तो हटाओ, नो वाले को इसको भी हटाओ। आपको 1% कलेक्ट करना पड़ेगा एक्सीडिंग 10 लाख, यानी जो 10 लाख के ऊपर का अमाउंट है उस पर टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। क्या राइट आंसर इज नो, पूरे 11 लाख पे करना पड़ेगा। टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड 1% ऑन 11 लाख सिंस कार वैल्यू एक्सीड्स 10 लाख, तो भैया पूरे पे टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। सर समझ में आती है क्या ये बात? ओके सर। व्हाट वुड बी द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर अमित एज ऑन फॉर असेसमेंट ईयर 25 टोटल इनकम निकालनी है। देखो जितना जितना ब्लू ब्लू में हाईलाइट कर रहा हूं, बिजनेस इनकम 9 लाख रुपए की, डिविडेंड इनकम 2.15 लाख रुपीस का, रेंटल इनकम 12,60,000 रुपीज का, एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना? 1,90,000 रुपीज का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। इसमें माइनस क्या करोगे? माइनस करोगे आप बिजनेस इनकम का जो डिडक्शन है, एक बार करो ना, निकालो ना। 9 लाख माइनस 250 प्लस 215 प्लस 12,60,000 प्लस 1,90,000, 23,15,000 रुपीज की मेरी टोटल इनकम आ रही है। 23,50,000 क्या मेरे ऑप्शन से मैच करेगा? क्या तुमको लग रहा है किसी ऑप्शन से मैच करेगा? अभी तो असली मजा आएगा, अभी असली मजा आना बाकी है। कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर अमित फॉर असेसमेंट ईयर, इग्नोर टीडीएस डिडक्टेड एंड कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी। टीडीएस निकालो, टैक्स लायबिलिटी निकालो, आप देखो तो सही क्या मजा आने वाला है। सर लेट मी पुट थिंग्स इनटू पिक्चर। बिजनेस इनकम वुड बी टैक्स एट स्लैब, ठीक है। डिविडेंड वुड बी टैक्स एट स्लैब, ठीक है। रेंटल इनकम वुड बी टैक्स एट स्लैब, ओके। एसटीसीजी ट्रिपल बनने वाला है, लिस्टेड सिक्योरिटीज पे है, 23 जुलाई के बाद का है, तो भैया 20% टैक्स लगेगा। सर आंसर निकाल लोगे, आंसर आ जाएगा क्या? नहीं आएगा आंसर, गलत कर जोगे। क्यों सर, क्यों क्यों क्यों? क्योंकि जो डिविडेंड है एक नॉन रेसिडेंट के हाथ में 20% से टैक्स होता है। यहाँ गलती होती है बच्चों की। डिविडेंड पे नॉन रेसिडेंट के हाथ में कुल 20% टैक्स रहता है, यहाँ स्लैब नहीं लगने वाला। तो भैया अगर मेरे को टैक्स निकालने के लिए बोला जाए तो कैसे निकालूंगा? कैसे निकालूंगा? 9 लाख माइनस 2.5 लाख प्लस 12.6 लाख, इस पे जाएगा स्लैब रेट, और इस डिविडेंड पे और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे जाएगा 20%। निकालो एक बार मेरे साथ निकालो। इसमें आ रहा है टैक्स, अगर इस इनकम पे निकालूं टैक्स कितना आ रहा है? 293, 123 और 190 प्लस 215 पे 20%, 263 आ रहा है। हाँ 263 यहाँ पे आ रहा है, और 190 प्लस 215 पे 20%, 81 यहाँ पे आ रहा है। कुल मिला के निकालोगे 263,
344 की टैक्स लायबिलिटी निकलेगी। सर ये भी सही नहीं है, इस पे 4% एजुकेशन सेस कौन जोड़ेगा? बताओ। 357 760 इतना आना चाहिए, इतना आना चाहिए सर हमारा आंसर। अगर आप चेक करोगे ऑप्शन नंबर ए मिलने वाला है। 760 है ना, सॉरी 760 है ना, 260 को नहीं करना, 760। तो भाई ऑप्शन नंबर डी हमारा बन जाता है। अगर आंसर देखूंगा 760 आया था हमारा, देखो 760 है, ऑप्शन नंबर डी हमारा 760 बन रहा है। क्लियर हो जाती है क्या बात? क्लियर हो जाती है क्या बात सर? क्लियर हो जाती है क्या? अमित डेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है ऑन 5 अप्रैल 2025 एंड टू क्लेम रिफंड? देखो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर फाइनेंशियल ईयर 22-23 है, यानी असेसमेंट ईयर 23-24 हो गया, और असेसमेंट ईयर 23-24 में 2 साल आप ऐड कर लें, 31 मार्च 2026 तक वो यूआर फाइल कर सकता है। 31 मार्च 2026 तक यूआर फाइल कर सकता है, लेकिन सर वो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आप रिफंड नहीं क्लेम कर सकते यूआर में। No updated return cannot be furnished beyond the purpose of claiming refund even if 24 months have not been lapsed। अरे आंसर यही सही लग रहा है। आप चेक करोगे ये आंसर सही लगा। यस नहीं कर सकते आप, ये सभी गलत है यार। आप चेक कर लो, फर्स्ट ही आंसर सही आएगा आपका, बाकी पॉइंट ज्यादा काम के है नहीं। अब आता है बहुत ही प्यारा पॉइंट, ये क्वेश्चन भी अमेंडमेंट से रिलेटेड है। ये सितंबर 25 को भी अमेंडमेंट है। देखो अल्टीमेटली सारे क्वेश्चन अमेंडमेंट बेस्ड है, सारे क्वेश्चंस। ऑन 2nd Feb 2025 ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड बाइज प्रोडक्ट फ्रॉम फिनटेक सॉल्यूशंस लोकेटेड इन आईएफएससी। देखो ये इंडिया है, ये इंडिया में ये बैठा हुआ है फिनटेक, और यहां बैठा हुआ है ग्लोबल, दोनों ही इंडिया में। ठीक है, सामान इसने, ये बायर है और ये सेलर है। ठीक है, इसने बाय किया कितना? 63 लाख रुपीस का बाय किया। ओके, टर्नओवर ऑफ फिनटेक इन ग्लोबल कितना है लास्ट ईयर का? देखो फिनटेक का कितना है लास्ट ईयर में, 11.5 है, और ग्लोबल का कितना है? 15.5 है। ओके परफेक्ट। फ्रॉम द अबव फैक्ट कौन से ऑप्शन सही है? देखो बायर का भी टर्नओवर 10 करोड़ ज्यादा, सेलर का भी टर्नओवर 10 करोड़ ज्यादा। बायर ने सामान खरीदा 63 लाख रुपीस का, सेलर ने सामान बेचा 63 लाख रुपीस का। सर बायर के सर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी 194 क्यू में टीडीएस काटने की, सेलर के सर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी 206 C1H में टीसीएस कलेक्ट करने की। बताओ कौन जीतेगा? बताओ कौन जीतेगा मित्रों, बताओ कौन जीतेगा? सर कायदे से 194 क्यों जीतना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हो जाता है एक गोंडागोल, एक छोटा सा झोल हो रहा है इस ट्रांजेक्शन में। इस ट्रांजेक्शन में गड़बड़ क्या हो रही है तुमको पता? अगर इस बायर ने टीडीएस काट दिया तो कहीं ना कहीं इस आईएफएससी वाले पर्सन का टीडीएस कट जाएगा, और आईएफएससी का तो कोई टैक्स लगता ही नहीं है। 10 साल तक के लिए आईएफएससी का कोई टैक्स लगता ही नहीं, क्योंकि एटीएलए क्लेम करते हैं। तो हमने पढ़ रखा है कि आईएफएससी वालों का टीडीएस कटता ही नहीं कभी। आईएफएससी वालों का टीडीएस नहीं काटना अपने को, तो 194 क्यू एप्लीकेबल नहीं होता। सिर्फ इस सेलर को टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा ऑन दिस ट्रांजेक्शन। अगर आप चेक करोगे, फिनटेक इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस एट द रेट ऑफ 0.1% ऑन 13 लाख रुपए का अमाउंट। 50 लाख के ऊपर जो भी सेल्स उसमें करना पड़ेगा। आप चेक करोगे आंसर यही मिलेगा आपको वैसे तो, बट ठीक है आप बाकी पॉइंट चेक करोगे, सेंस नहीं बनाता, क्योंकि पहला ही सही पॉइंट लग रहा है। अब देखना 12th क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखना, ABC was merged with XYZ on pursuant with the court of the high court। देखो ABC था का मर्जर हो गया XYZ से हाई कोर्ट ऑर्डर के कारण। ठीक है, XYZ is already filed his return of income for assessment year 25-26 अंडर सेक्शन 110 बिफोर द डेट ऑफ द ऑर्डर। हाई कोर्ट का ऑर्डर मान लो सर किसी डेट को आया, फर्स्ट फेब को आया 2025 को। इससे पहले XYZ अपना आरओआई फाइल कर दिया। ठीक है, ऑन द डेट ऑफ द हाई कोर्ट असेसमेंट फॉर असेसमेंट या 25-26 वाज पेंडिंग। जो रिटर्न था, रिटर्न फाइल किया था, इसका असेसमेंट पेंडिंग है। जो आरओआई फर्निश किया इसका असेसमेंट पेंडिंग है। ठीक है, which of the following statement obligations on the successor entity and what is the fate of the pending assessment। सर बहुत फालतू सा पॉइंट है ये, आपने अगर नहीं पढ़ा हुआ ना, बिल्कुल चिंता नहीं करो, बहुत नहीं पढ़ा ना, कोई अफसोस नहीं इस पॉइंट को पढ़ने का। क्या कह रहे हैं? assessing officer will proceed to complete the assessment of assessment year 25-26 in line with the order of the organization with the modified return। देखो क्या कह रहा है, पुरानी एंटिटी ने अपना रिटर्न फाइल किया था। अब पुरानी एंटिटी कभी भी अगर मर्ज कर जाती है तो एक मॉडिफाइड रिटर्न फाइल करना पड़ता है। मैं बेसिक बात आपको बता दे रहा हूँ। देखो अगर एक एंटिटी है, दूसरी एंटिटी है, एक एंटिटी दूसरी एंटिटी मान लो अगर आज मर्ज हो रहा है, तो मर्ज होने का ऑर्डर काफी लेट आता है कई बार, तो आपको ना अपने ओल्ड प्रोविजंस के अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल करना पड़ता है। लेकिन एक बार आप मर्ज कर जाते हो तो आपको एक मॉडिफाइड रिटर्न दोनों का मिला के फाइल करना पड़ता है। आई हैव डन दिस इन प्रैक्टिकल लाइफ आल्सो। आप ओल्ड रिटर्न प्लस न्यू रिटर्न पहले फाइल कर दोगे, लेकिन एक बार मॉडिफाइड और एक बार ऑर्डर आ जाएगा ना हाईकोर्ट का, तो फिर आप एक अपडेट एक मॉडिफाइड रिटर्न फाइल करते हो। ठीक है,
अब मान लो आपने ओल्ड प्रोविजंस पे अपना रिटर्न फाइल कर दिया, यानी ओल्ड एंटिटी अपना रिटर्न फाइल कर दिया, अब असेसमेंट कैसे होगा? तो भैया अगर असेसमेंट चल रहा है और हाई कोर्ट ऑर्डर आ गया मॉडिफिकेशन के लिए या मर्जर के लिए, हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया, तो अपडेटेड रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, मॉडिफाइड रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो मॉडिफाइड रिटर्न के बेसिस पे ही अब अपना असेसमेंट कंप्लीट करेगा एओ। पुरानी एंटिटी का असेसमेंट किनारे कर देगा, मॉडिफाइड रिटर्न के बेसिस पे असेसमेंट करेगा बेस्ड ऑन द हाई कोर्ट ऑर्डर। तो ये पॉइंट अपना बिल्कुल सही है। XYZ has to furnish modified return within 6 months। सर सही बात है, जिस आपको 6 मंथ्स के अंदर अपना मॉडिफाइड रिटर्न फाइल करना पड़ता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पेंडिंग असेसमेंट शैल अबेट, अरे पेंडिंग असेसमेंट शैल अबेट से कुछ नहीं होता। पेंडिंग असेसमेंट जो है ना वो इन लाइन विथ न्यू ऑर्डर आएगा, इन लाइन विद दी हाई कोर्ट ऑर्डर करना पड़ेगा अपने को। XYZ has to furnish the modified return within 6 months from the date। नहीं सर ये भी गलत लग रहा है, देख के समझ में आ रहा है सर फर्स्ट एंड सेकंड अपना आंसर ही सही है। अपने को रिटर्न जो XYZ है उसको अपना मॉडिफाइड ऑर्डर पास करना पड़ेगा, मॉडिफाइड रिटर्न फाइल करना पड़ेगा ऑर्डर से, और जो असेसिंग ऑफिसर है वो इन लाइन विद द मॉडिफाइड ऑर्डर ही असेसमेंट करने वाला है। सर ठीक है, सिंपल सा बहुत है, सिंपल सी बात है। अगर ये पॉइंट अगर लगता है क्वेश्चन हमने नहीं देखा हुआ है, ये पॉइंट हमने नहीं पढ़ा हुआ है ना, मैं बता रहा हूँ बिल्कुल चिंता मत करो, इस पॉइंट को नहीं देखने में कोई बुराई नहीं है। और कहीं ना कहीं हमने ट्रांसफर प्राइसिंग जैसे टॉपिक्स में इसको कवर भी कर रखा है, काफी सारे पॉइंटर्स अलग अलग टॉपिक्स में हमने इसको कवर कर रखे हैं, नीड नॉट टू वरी। द मतलब क्या होता है ना, द फादर ऑफ ऑल क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत 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 प्यारा क्वेश्चन। अमेंडमेंट भी है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में गहराई भी है, इस क्वेश्चन में बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें टेस्ट कर रखी। सर ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहले तो देखो मांग क्या रहा है क्वेश्चन में। देखो पीजीबी का क्वेश्चन होता है, मांग क्या रहा है? कंप्यूट द टोटल इनकम, ठीक है। टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है। नोवा मोशन व्हीकल्स लिमिटेड एज पर द नॉर्मल प्रोविजंस, अच्छा नॉर्मल प्रोविजंस निकालोगे, प्लस कंसेशनल टैक्स रिजीम भी निकालोगे, अच्छा 115 BAA के अकॉर्डिंग भी, ओके ठीक है। सजेस्ट विच ऑप्शन इज बेनिफिशियल। टर्नओवर कितना है? 22-23 का 402 करोड़, यानी 30% टैक्स स्लैब आपका निकलेगा। इग्नोर दी मैट, चलो भगवान का भला, भगवान ने भला किया, मैट प्रोविजन से बचा लिया। एक एक करके ट्राई करते हैं, ठीक है। अज्यूम करते हैं पहले कि नॉर्मल प्रोविजन में, बाद में 115 BAA में आ जाएंगे। एंगेज इन असेंबली एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटोमोबाइल, सर अगर मैन्युफैक्चरिंग आंखों के सामने आता है तो अपने को बाय डिफॉल्ट एडिशनल डेप्रिसिएशन आना ही आना चाहिए, ठीक है। एंड ऑटो कंपोनेंट पार्ट्स इन नागपुर महाराष्ट्र। नेट प्रॉफिट आफ्टर डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग दी फॉलोइंग आइटम्स कितना है? 8 करोड़ 25 लाख रुपीस। अगर 8 करोड़ 25 लाख रुपीस का अमाउंट कभी आंखों के सामने आए ना, ये बात मान के चलना कि सरचार्ज भूल मत जाना, तो यहाँ पे सरचार्ज जरूर लिख दो, सरचार्ज, ठीक है। डेप्रिसिएशन एज पर कंपनीज एक्ट, भैया सीधे सीधे ऐड बैक कर दोगे, 1 करोड़ 80 लाख रुपीस का अपने को सीधे डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा, कर दिया, चलो। contributed a sum of 10,70,000 rupees for the financial year 24-25 to National Reform Party, a political party registered by account paycheck। अरे भैया देखो कोई भी हो, पॉलिटिकल पार्टी को किया वो डोनेशन हमेशा डिसअलाउ होता है, लेकिन यहाँ पे ना अपने को 80 GGB में 100% डिडक्शन मिल जाएगा। अगर ओल्ड रिजीम में हूँ, रेगुलर प्रोविजंस में हूँ, तो भैया डिडक्शन मिल जाएगा। Long-term capital gain of 6,18,000 rupees on sale of listed equity shares as on 19 September on which STT was paid at the time of, ये इतना आपको दे रखा है। अच्छा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो उसको हटा दो ना यहाँ से, 6,18,000 रुपीज को हटा दो यहाँ से। परफेक्ट, परफेक्ट। और यहाँ पे अपना LTCG वाले कॉलम में जाएगा 6,18,000 रुपीज, और इसमें खास बात क्या पता, इसमें आपको 1.25 लाख का बेनिफिट मिल जाएगा 1.25 लाख रुपीज का, और 12.5% से टैक्स लगेगा, ठीक है। Loss on account, loss of 2 lakh रुपए on account of hedging contract enter into by mitigating the loss arising from the fluctuations of foreign currency payments towards the importing machinery purchased from Japan is 65 lakh rupees. It was installed in December 2024। सर क्या बात बोल दी इसने, आप इमेजिन नहीं कर पा रहे। आपने 65 लाख की मशीनरी खरीदी, उस 65 लाख की मशीनरी का आपने लगभग दिसंबर में पेमेंट करना था, तो दिसंबर में पेमेंट करते टाइम कुछ फॉरेक्स में गेन और लॉस हो गया, हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था उसमें, गेन और लॉस हो गया। सर अल्टीमेटली लॉस हुआ है। हमने पढ़ा हुआ है अगर किसी भी एसेट्स रिलेटेड गेन और लॉस होता है, वो भी फॉरेक्स फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में, तो उस लॉस को P&L नहीं लेके जाते, उस लॉस को एसेट के कॉस्ट से एडजस्ट करते हैं। यानी जो 2 लाख रुपए का आपका लॉस है, इसको तो पहले तो एड बैक करना पड़ेगा, और जो आपकी मशीन में 65 लाख रुपीस की, अब 67 लाख रुपीस की आ जाएगी। यानी अगर आपने कभी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रखा होगा 65 लाख पे, तो इस 2 लाख पे आपको डेप्रिसिएशन भी लेना पड़ेगा और एडिशनल डेप्रिसिएशन भी लेना पड़ेगा। वील सी कि इसने क्या कर रखा है, वील सी कि इसने डेप्रिसिएशन कैसे दे रखा है, बट ध्यान देना इस 2 लाख पे आपको डेप्रिसिएशन भी लेना पड़ेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन भी लेना पड़ेगा। ठीक है। अब देखो ये पॉइंट, ये मतलब
वाला पॉइंट है, बहुत प्यारा पॉइंट है, बहुत प्यारा पॉइंट, यू विल एंजॉय दिस पॉइंट, ठीक है। द कंपनी बोरोड फंड्स फ्रॉम 2 स्टेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, 75,75,000 रुपए फ्रॉम आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बैंक and 39.94 lakh rupees from Andhra Pradesh State Financial Corporation Bank. Okay. Company had accrued interest of 11,956,900. 11 लाख रुपए का accrued interest है, अगर आप पे नहीं करते डिसअलाउ हो जाता है 43B में on these loans but did not make the payments. आपने पेमेंट नहीं किया, क्या डिसअलाउ होना चाहिए? आइडियली होना चाहिए। However, while restructuring the loan facility, the company converted the interest due into equity shares allotted to respective financial institutions as on 5 मार्च 2025। बहुत बढ़िया पॉइंट, बहुत बढ़िया पॉइंट। आपके पास लोन आउटस्टैंडिंग था, इंटरेस्ट पेमेंट करना चाहिए था, आरओआई की ड्यू डेट तक इंटरेस्ट पे हो जाना चाहिए था, नहीं तो खर्चा डिसअलाउ हो जाता, ऐसा 43B कहता है। हमने पढ़ा हुआ है सर, अगर कभी भी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को हम लोन कन्वर्ट कर देते हैं, इट इज डिसअलाउड एक्सपेंडिचर। लेकिन सर अगर आउटस्टैंडिंग लोन को हम इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, तो क्या ये अलाउड होगा कि डिसअलाउड होगा? सर दिल कहता है डिसअलाउड, मन कहता है अलाउड, क्या करें? आपको बता दूं मैं, आपके जैन 26 अटेम्प्ट के लिए जुडिशियल अपडेट्स आए जिसमें एक केस लॉ दिया हुआ है, उसमें स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि भैया अगर आप आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करवा देते हो तो इट अमाउंट्स टू पेमेंट एंड इट इज एन अलाउड एक्सपेंडिचर। अगर कोई प्यारा इंसान देख रहा हो, यहाँ पे टाइम स्टैम्प लगा देना, इट इज अलाउड एक्सपेंडिचर, इट इज नॉट डिसअलाउड, इट इज अलाउड एक्सपेंडिचर। सर अलाउड है और इसको इग्नोर करना पड़ेगा अपने को, इग्नोर दिस पॉइंट। भाई साहब मतलब बहुत ही बढ़िया पॉइंट है, बहुत बढ़िया पॉइंट, अमेंडमेंट से रिलेटेड ये भी पॉइंट है। Company has borrowed a sum of 6 crore 57 lakh 6 crore 74 lakh rupees from HDFC Bank as on 1 June 2024 for the purpose of acquiring the machinery. Interest on such loan is payable at the rate of 10% per annum. The interest pertaining to the period from up on 31st March 2025 remaining outstanding and has been paid on 1 December 2025. Okay. देखो 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 ध्यान से ध्यान से मेरी बात सुन, ध्यान से। सर आपने इंटरेस्ट पे ही नहीं किया, आरओआई की ड्यू डेट तक इंटरेस्ट पे नहीं किया हुआ है, ठीक है, गॉट इट सर, समझ में आ गई बात अपने को। आरओआई की ड्यू डेट तक इंटरेस्ट पे नहीं करने से खर्चा डिसअलाउ हो जाता है, पक्की बात है, हो जाता है, डिसअलाउ तो हो जाता है। सबसे लेकिन इंपॉर्टेंट बात तो ये है ना, इंपॉर्टेंट बात तो ये कि भैया खर्चा कैपिटलाइज होगा भी कि नहीं होगा? मेरे को एक बात बताओ, खर्चा कैपिटलाइज होगा भी कि नहीं होगा, ये भी तो बताओ मेरे को। अगर मशीनरी पुट टू यूज ही नहीं की तो भैया खर्चा कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड हो जाएगा, ये खर्चा कैपिटलाइज ही नहीं होगा, ये मतलब ये खर्चा आपका पीएनएल में जाना ही नहीं चाहिए। बट उसके लिए ये चाहिए कि मशीनरी पुट टू यूज कब की है, वहां नीचे एक पॉइंट दे दिया, जो एचडीएफसी की है ना इंस्टॉल्ड मशीनरी 1 फरवरी 2025 को आपने पुट टू यूज की, यानी 8 महीने का तो कॉस्ट ऑफ एसेट में जाएगा, कॉस्ट ऑफ एसेट में जाएगा, 8 महीने का इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड होगा, और जो 2 महीने का इंटरेस्ट है जो आपने लेट पे करा था वो भी डिसअलाउ होगा, यानी ऑल इन ऑल ना सर 10 महीने का इंटरेस्ट आपको डिसअलाउ करना पड़ेगा। एक मिनट ट्राई करो ना, एक बार कैलकुलेशन ट्राई करो ना, गिव अप मत करो, बहुत सिंपल पॉइंट है। 6 करोड़ 74 लाख रुपीस पे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है साल भर का, ठीक है, यानी 67 लाख 40,000 रुपीस का हमारा साल भर का इंटरेस्ट है। 67 लाख 40,000, हाँ 67 लाख 40,000 का इतना हमारा इंटरेस्ट जाता है। अब सर ये इंटरेस्ट ना, ये इंटरेस्ट तो साल भर का है, इसमें से 8 मंथ्स का ऐसा इंटरेस्ट है जो कॉस्ट ऑफ एसेट में जाएगा। अच्छा ये 12 मंथ्स का है, ठीक है, 12 मंथ्स का है, इसमें से 8 मंथ्स का ऐसा इंटरेस्ट है जो कॉस्ट ऑफ एसेट में जाएगा। कितना होगा? 674 इंटू 10% डिवाइडेड बाई 12 इंटू 8, यानी 4493,333 इतना कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड होना चाहिए। परफेक्ट। और 2 महीने का ऐसा इंटरेस्ट होगा जो कहीं भी नहीं जाएगा, सिर्फ डिसअलाउ होगा, यानी कुल मिला के डिसअलाउ तो 10 मंथ्स का ही करना पड़ेगा ना अपने को। सर जबरदस्ती कॉम्प्लिकेट कर रहे हो? मैं नहीं कर रहा जबरदस्ती कॉम्प्लिकेट, सच्ची बता रहा हूँ, जबरदस्ती कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा है, इस पॉइंट का इंपॉर्टेंस है और मैं आपको आगे बताऊंगा क्यों है इंपॉर्टेंस। 674 67 लाख 40,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 10, कुल मिला के 56 लाख 16,667 रुपीज का इंटरेस्ट डिसअलाउ होना चाहिए, ठीक है। पूरा डिसअलाउ करना पड़ेगा। 8 महीने का इसलिए डिसअलाउ कर रहे हैं क्योंकि वो कॉस्ट ऑफ एसेट में जाएगा, 2 महीने का इसलिए डिसअलाउ कर रहे हैं क्योंकि आपने लेट पेमेंट किया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा
11 नवंबर 2024 को कंपनी ने पेमेंट किया 63,000 रुपीज का साइंटिफिक रिसर्च के लिए, जो कि ड्यूली नोटिफाइड है, तो भैया इसको इग्नोर करेंगे, ओल्ड प्रोविजंस में इसको इग्नोर करेंगे। ठीक है। कंपनी सोल्ड दी ऑटो कंपोनेंट्स 18,50,000 रुपए के टू जेनिथ टेक सॉल्यूशंस, अ सोल प्रोप्राइटरशिप। कब? आपने 15/8/2022 को, बहुत प्यारा पॉइंट है, बहुत प्यारा पॉइंट देखना। ऑन 20/1/2024 11 लाख रुपए वॉज रिटन ऑफ एज बैड डेट, सोल प्रोप्राइटर पास्ड अवे, कंपनी लेटर रिकवर्ड 9 in full settlement, and entire recovery was recorded as bad debt recovered in credit P&L। सर क्या बात करती है, बहुत ही प्यारा पॉइंट है ये, बहुत ही प्यारा। 18,50,000 रुपए का आपका 18,50,000 रुपए का आपका है सेल्स। ठीक है, ओके। आपने बैड डेट कितना नोट कर दिया, बैड डेट रिकॉर्ड कर लिया कितना, 11 लाख रुपीज का। यानी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 7,50,000 आपको मिलेगा, रिकवरेबल है, आपकी बुक्स में अभी इतना रिकवरेबल है। ठीक है, आपने कितना रिकवर कर लिया, पॉइंट कहता है 9,80,000 रुपीज आपने रिकवर कर लिया। परफेक्ट है, परफेक्ट है, परफेक्ट है, परफेक्ट है। यस यस, यही स्टेटमेंट कह रहा है। हाँ सर, इतना ही कह रहे हैं। अगर 980 आपने रिकवर किया हुआ है आउट ऑफ 750, 980 आपने रिकवर कर लिया आउट ऑफ 750, यानी कहना है सिंपली से कि 2,30,000 रुपीज आपका बैड डेट रिकवर्ड है, एक्सेस रिकवर्ड है। आपने तो एक्सपेक्ट किया था भैया 730 आएगा, लेकिन आपको मिल गया 980। आपने 230 बैड डेट रिकवर्ड आ गया आपका, यानी 230 आपके लिए टैक्सेबल होना चाहिए। राइट आंसर इज यस। ये आइडियल सिचुएशन है कि 230 आपके हाथ पे टैक्सेबल होना चाहिए, आइडियल सिचुएशन है कि 230 आपके हाथ पे टैक्सेबल होना चाहिए। लेकिन इस जादूगर को देखो, आपको कायदे से टैक्सेबल कितना कराना चाहिए, आपको टैक्सेबल कराना चाहिए कुल 230, आपको टैक्सेबल करवाना चाहिए सिर्फ और सिर्फ 230, आपको टैक्सेबल करवाना चाहिए सिर्फ और सिर्फ 230। इन महाशय ने 9,80,000 रुपीज को एंटायर अमाउंट सो रिसीव्ड इज रिकॉर्डेड एज बैड डेट रिकवर्ड। आपके पीएनएल के क्रेडिट में कितना जाना चाहिए, सिर्फ 230 जाना चाहिए, क्योंकि उतना ही आपका बैड डेट रिकवर्ड है। लेकिन इन महाशय ने 980 को पूरा बैड डेट रिकवर्ड में डाल दिया। यानी क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ 7,50,000 रुपए एक्सेस बैड डेट रिकवर्ड इसने बुक्स में डाल रखे हैं। यानी 750 का एक्स्ट्रा डिडक्शन ले सकते हो। अगर ये पॉइंट समझ में नहीं आया, बार बार इस पॉइंट को देखना, यू विल अंडरस्टैंड दिस। कायदे से 230 आपका बैड डेट रिकवर्ड है, लेकिन इन महाशय ने 980 डाल दिया है, तो 750 आपने एक्स्ट्रा जो पेनल क्रेडिट में डाल दिया उसको एड बैक, उसको डिडक्शन लोगे ना अब। सर ले लेंगे सर, समझ गए आपकी बात। अब देखना जादू करे, अब देखना जादू करे, अब समझना पॉइंट क्या बात बोल रहे हैं। डेप्रिसिएशन कैलकुलेटेड एज पर इनकम टैक्स रूल्स इज 11 लाख 1 करोड़ 18 लाख रुपीज। सर 1 करोड़ 18 लाख रुपीज 50,000 रुपीज का आपका डेप्रिसिएशन है, which includes depreciation and additional depreciation on imported machinery and machinery through borrowed fund। यानी सर जो भी आपने मेहनत की ना, इंपोर्टेड मशीनरी का कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड किया, या जो 2 लाख रुपए का आपने फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस का ऐड बैक किया, सब एडजस्टमेंट्स देने के बाद, सब एडजस्टमेंट्स देने के बाद सर आपको डेप्रिसिएशन दे दिया इसने। सारे एडजस्टमेंट्स देने के बाद इसने आपको डेप्रिसिएशन दे दिया। यानी आपने फिर ये मेहनत क्यों करवाई, क्यों करवाई सर, आपने ये मेहनत क्यों करवाई, हमें समझ नहीं आ रहा। अरे बाबा, ट्रस्ट द प्रोसेस, मैं बता रहा हूँ ना, ट्रस्ट द प्रोसेस। अभी भी आपका आंसर खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, परचेजेस नॉट डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, नॉट डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, ठीक है। 12 लाख रुपए की आपने मेड की परचेज कर रखी, कब? 13 मार्च 2025 को परचेज कर रखी है फ्रॉम ग्रीनर पावर कंपोनेंट्स, एक पर्सन जो कि माइक्रो एंटरप्राइज है। एज पर द एग्रीमेंट आपने कितना कर रखा है, 30 डेज में पेमेंट कर दोगे। आपने पेमेंट किया 14 अप्रैल को, 13 मार्च की बात है, 14 अप्रैल को आप पेमेंट कर रहे हो, यानी कुल मिला के आप 30 डेज से ज्यादा टाइम दे रहे हो। यस, टाइम दे रहे हो। अगर 30 ज्यादा टाइम दे रहे हो भैया, खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। लेकिन हमने पीएनएल में डाला ही नहीं हुआ, खर्चा फिर भी डिसअलाउ हो जाएगा। सर लेकिन पीएनएल में डाला ही, अरे भैया खर्चा डिसअलाउ हो जाता है। खर्चा पीएनएल में गया हो या ना गया हो, इट इज नॉट रेलेवेंट। हमने ये चीज दसों बार पढ़ रखी 43 भी पढ़ते टाइम की, खर्चा पीएनएल में जाना इज नॉट अ कंडीशन। खर्चा आपने पे नहीं किया, उसको इनकम आपके हाथ में बनेगा ही बनेगा, उसमें कोई दो राय संदेह है ही नहीं, आपको एड बैक करना पड़ेगा। इतना करोगे आपका टोटल इनकम निकल आएगी। एक बार पॉइंटर्स आपको चेक करवा देता हूं मैं, एक बार आराम से हौले हौले से चेक करवा दे रहा हूं। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन है। 180 ऐड किया, 1070 ऐड किया और 2 लाख ऐड किया। ठीक है, 180 ऐड किया, 1070 ऐड किया, 2 लाख ऐड किया। ठीक है, एक एक करके सारे पॉइंटर्स चेक करवाऊंगा। 5616 ऐड किया, बस फिर इतना ही ऐड है, 5616 ही ऐड होगा। अब क्या कर रखे इन्होंने, 618 माइनस किया, 750 माइनस किया,
618 माइनस किया, 750 माइनस किया, और भैया एक डेप्रिसिएशन भी 11, 118 भी माइनस किया, डेप्रिसिएशन माइनस किया। आपकी टोटल इनकम तो बड़े आराम से आ जाएगी, बड़े आराम से टोटल इनकम आ जाएगी पीजीवीपी की, प्लस कैपिटल गेन ऐड कर दोगे, ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी, एटीजीजी माइनस करोगे, आपकी टोटल इनकम भी आ जाएगी। यानी सर यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं, बस आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है, अमेंडमेंट्स पता है, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड भी लेके चल रहे हो ना, तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें ऐसा टेक्निकलिटी अभी तक नहीं थी। सर टोटल इनकम आई हमारी कितनी, 9 करोड़ 37 लाख रुपीज की। इसमें अगर टैक्स रेट निकालने की बात करूं तो अपना जो कैपिटल गेन वाली इनकम है ना, इस पर टैक्स रेट तो 12.5% लगेगा, वो भी ओवर 1.25 लाख। ठीक है, परफेक्ट है, यस सर। और जो रिमेनिंग इनकम बनती है सर, रिमेनिंग इनकम पे टैक्स लगेगा 30%। दोनों ही इनकम्स पे सर 12% सरचार्ज, सॉरी 7% सरचार्ज ऐड करना पड़ेगा, 4% एजुकेशन सेस ऐड करना पड़ेगा। अगर मैं आपको टोटल बात बताऊं तो हमारी टैक्स लायबिलिटी निकल के आएगी 3 करोड़ 11 लाख रुपए की। कोई ऐसी टेक्निकलिटी इसमें नहीं है, आप आराम से कर लोगे। कहानी फंसती है सर 115 BAA में, कहानी फंसती है 115 BAA में, जहां पे आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन ऐड बैक करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर आप मेरी बात समझे होगे तो आप सही में इस चीज को अप्रिशिएट कर पाओगे। सर कैसे? देखो भैया, जीटीआई तो आपकी सेम आ गई, जो आपकी 947 है, आप इसको सेम टू सेम एज इट इज पकड़ लोगे। आपने जीटीआई को पकड़ लिया, साइंटिफिक रिसर्च को जो कंट्रीब्यूशन किया था वो डिसअलाउ हो जाता है, वो आप ऐड बैक कर दोगे। लेकिन सर एडिशनल डेप्रिसिएशन भी ऐड बैक करना पड़ेगा। वो एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना निकलेगा, अगर आपको याद हो, 2 लाख रुपए का फॉरेन एक्सचेंज गेन और लॉस हुआ था। सर इस 2 लाख रुपए पे हमने 7.5% डेप्रिसिएशन भी था, प्लस उसके अलावा 10% का एडिशनल डेप्रिसिएशन था। सर आपको इतना एडिशनल डेप्रिसिएशन डालना पड़ेगा। लेकिन 2 लाख सिर्फ थोड़ी था आपका, आपकी 65 लाख की प्लांट एंड मशीनरी थी, 67 लाख की प्लांट एंड मशीनरी पे सर 10% का एडिशनल डेप्रिसिएशन आपने बुक्स में क्लेम कर रखा है, तो ये आपको ऐड करना पड़ेगा 670। तो 2 लाख का गेन और लॉस हुआ था ना फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस पे, उस पे एडिशनल डेप्रिसिएशन 115 BAA में ऐड बैक करना पड़ेगा। वाओ सर, प्लस अब और जादूगरी तुमको दिखाता हूँ, अब तुमको असली तुमको वो समझ में आएगा कि सर ने आपने क्या तो चीज बता दी। सुनो, 6 करोड़ 74 लाख रुपीज की आपने मशीनरी खरीदी थी। यस यस सर, इतने खरीद रखी थी, परफेक्ट। 67,40,000 रुपीज का आपका 10% इंटरेस्ट निकला था, जिसमें से 8 आउट ऑफ 12% आपको कैपिटलाइज करना था कॉस्ट। आपको याद होगा 2 महीने का तो पीएनएल में चला गया, 8 महीने का कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड करना था। कितना इंटरेस्ट ऐड किया, 6 करोड़ 67,40,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 8, यानी कुल मिला के आपने इंटरेस्ट कितना डाला, 44,93,333, यानी इतना आपको इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड करना पड़ेगा। यानी कुल मिला के आपका कॉस्ट ऑफ एसेट कितना है, 7,18,93,333, इतना कॉस्ट ऑफ एसेट आपकी बुक्स में गया होगा। इस टाइम ने डेप्रिसिएशन कितना क्लेम किया, दैट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट। आपने डेप्रिसिएशन कायदे से 7.5% क्लेम किया होगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन 10% क्लेम किया होगा, क्योंकि साल भर में 180 डेज से कम के लिए यूज किए प्लांट एंड मशीनरी। यानी सर इसका अगर 10% निकालता हूँ ना, 71,89,330, इतना एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको एड बैक करना पड़ेगा, तब जाके आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आएगी फॉर द पर्पस ऑफ 115 BAA। 10 लाख के ऊपर की इनकम है, 10 करोड़ 89 लाख की इनकम है, इस पे टैक्स कितना लगेगा, 22% टैक्स लगेगा, 10% सरचार्ज लगेगा, 4% एजुकेशन सेस लगेगा, और कुल मिला के अगर आप देखोगे ना टैक्स कम इसी में आएगा, तभी आपका आंसर सही बनेगा। क्योंकि भाई भैया कंपैरिजन करो ना, 30% और 22% में फर्क होता है। 30% अगर आपका नॉर्मल प्रोविजन में लग रहा है, यहाँ 22% लग रहा है, तो ऑफकोर्स सर 115 BAA में कम आएगा। तो 115 BAA निकालना जरूरी है, और निकालने के लिए एडिशनल डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट जरूरी था। आपको ये वाला पॉइंट भी जरूरी था कि कितना खर्चा आपका यहाँ पे आ रहा है, कितना खर्चा पीएनएल में जा रहा है। इसलिए पॉइंट बहुत 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 रेलिवेंट है एंड इम्पोर्टेंट। और नीचे आपको कंक्लूजन भी देके आना पड़ेगा कि भैया 115 BAA इज बेटर, एंड एक बार आप एक्सरसाइज करते हो तो उसको विड्रॉ नहीं कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, आप उसे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, लेकिन ये बहुत अच्छा पॉइंट है, बिलीव मी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है सर, समझ में आ गया अपने को। आ जाओ अगले क्वेश्चन में आ जाओ। एग्जामिन एंड डिस्कस ईच ऑफ द इंडिपेंडेंट केसेस, ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यशोदा ग्रीन्स चैरिटेबल ट्रस्ट हैविंग इट्स मेन ऑब्जेक्ट्स एज एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, इलेक्ट्रिकल स्कूटर देते वेरियस कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज टू साइबर हब गुड़गांव फॉर डेली कम्युनिकेशन विद द बिजनेस एक्टिविटीज, इट जनरेट्स रिसीट्स ऑफ 45 लाख रुपीज, इट हैज अप्लाइड फॉर ऑब्जेक्ट्स ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, टोटल रिसीट्स कितनी है, 90 लाख रुपीज, 190 लाख रुपीज। देखो अगर कोई भी ट्रस्ट होता है, किसमें होता है, एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी में होता है, उसकी जो टोटल रिसीट्स होती है, टोटल रिसीट्स, उसका 20% वो बिजनेस कर सकता है, यानी 38 लाख तक का वो बिजनेस कर सकता है।
सर 38 लाख का बिजनेस करने के लिए 38 लाख अलाउड है, इसने कितना किया 45 लाख का रखा है, यानी सर क्या ये चैरिटेबल माना जाएगा? राइट आंसर इज नहीं सर, ये चैरिटेबल नहीं माना जाएगा, इसको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी इस साल के लिए, इसको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी सर। लेकिन 190 तो दूसरी रिसीट हो सकती है, आप 190 में 45 ऐड करो फिर 20% निकालो ना, आपने तो क्लास में ऐसा बताया हुआ था। अरे एक बात बताओ 190 उसने कह दिया ना टोटल रिसीट्स है, यानी इस 190 में वो 45 लाख रुपीज इंक्लूडेड है, ऐसा मानो। अदर रिसीट्स बोलता ना तो 190 प्लस 45 इंटू 20% करता, लेकिन इसने तो बोल दिया ना कि टोटल 190 है तो हम टोटली 190 मानेंगे। ओके सर, समझ गए। सेकंड पे आ जाओ। समत अ चैरिटेबल ट्रस्ट अ वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। देखो वोकेशनल ट्रेनिंग अगर कभी बात करता है ना, वोकेशनल ट्रेनिंग मतलब ज्ञान देना होता है, एजुकेशन होता है। कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वोकेशनल ट्रेनिंग में रजिस्टर्ड हो सकता है, यानी इट इज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट ऑफर्स सर्टिफिकेट कोर्सेज इन स्विंग, हैंडलूम, वीविंग एंड हैंडीक्राफ्ट, ठीक है। It operates as clothing shop at the entrance of the training institute. The shop derives 40 lakh rupees for financial year and the income is completely applied towards the activities of the trust. The main object, separate books maintain कर रहे हो आप। देखो, आपका काम है वोकेशनल ट्रेनिंग कर सिखाना, आप वोकेशनल ट्रेनिंग सिखा रहे हो, उसके अलावा थोड़ा बहुत आप सामान भी बेच रहे हो, सामान बेचे 40 लाख रुपए कमा रहे हो, 40 लाख रुपए जो मिल रहा है ना, आप अपने इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए यूज कर रहे हो। क्या अलाउड है? एब्सोल्युटली अलाउड है। अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो ना, आप चैरिटेबल ट्रस्ट होते हुए कोई बिजनेस कर सकते हो। बिजनेस करते टाइम बस ध्यान क्या देना है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अलग से मेंटेन करना है, बिजनेस जेन्युइन होना चाहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आती। यहाँ पे पूरी केस जेन्युइननेस की और जेन्युइन है वो। सर ठीक है। लाइट ऑफ होप, ओ वाओ, इज अ चैरिटेबल ट्रस्ट, एलओपी एलओएच, ठीक है, एक ट्रस्ट है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? प्रोवाइडिंग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, साफ स्वच्छ पानी पिलाते हैं। Started its welfare activities in 2019 by providing clean water to some villages in Uttar Pradesh. In August 2024, similar objective trust named Water for All, ये भी पानी पिलाता है, ये भी पानी पिलाता है, was formed by a group of people of Jharkhand. ये यूपी में काम करता है, नीचे वाला झारखंड में काम करता है। They also provide clean drinking facility to villagers. Okay. In small scale, Light of Hope offers Water to All trust to merge so that all of them can scale the benefit of their shared resources. However, they are concerned about exit tax levied at the time of merger of the trust. Light of Hope एंड वाटर फॉर ऑल, दो ऑर्गेनाइजेशन आपस में मर्ज करना चाहती हैं, दोनों का पर्पस सेम है, दोनों को मर्ज करने में उनको लग रहा है एग्जिट टैक्स लग जाएगा। देखो एग्जिट टैक्स लगाने की भी ऐसी कंडीशन रहती है कि भैया अगर आप रजिस्टर्ड हो दूसरे अनरजिस्टर्ड से मर्ज कर जाते हो, या रजिस्टर्ड हो किसी दूसरे पर्पस वाले के साथ मर्ज कर जाते हो, तो भैया आपके ऊपर एग्जिट टैक्स लगा दिया जाता है। मैटर क्या है यहाँ पे? क्या रजिस्टर्ड है? दोनों में ही नहीं दे रखा, दोनों ही रजिस्टर्ड नहीं है, दोनों ही रजिस्टर्ड ऐसा नहीं लिखा हुआ कहीं पे भी, यानी दोनों ही रजिस्टर्ड होंगी ऐसा मान सकता हूँ, दोनों रजिस्टर्ड होंगे ऐसा मान सकता हूँ। अगर दोनों रजिस्टर्ड है और आपस में मर्ज कर रहे, दोनों का कॉमन कॉज है तो कोई दिक्कत नहीं, बट ये चीज अपने को मेंशन करनी पड़ेगी कि इट इज प्रिज्यूम्ड कि दोनों रजिस्टर्ड है, ऐसा मेंशन करना पड़ेगा, बाकी कोई दिक्कत ही नहीं है, इट्स ओके। आप अगर इसका आंसर चेक करोगे ना, यू विल अंडरस्टैंड। 1 अप्रैल सॉरी विद इफेक्ट फ्रॉम 25-26 न्यू सेक्शन एबीएसी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। ये तो चलो फालतू बात है। कहता है अगर कोई ट्रस्ट दूसरे किसी ट्रस्ट के साथ मर्ज कर जाती है, अदर ट्रस्ट हैविंग द सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, अदर ट्रस्ट जो कि 1023 में मर्जर फुलफिल करता है कंडीशंस को, और वो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स मतलब सिमिलर ऑब्जेक्ट्स के लिए काम कर रहे हैं, तो भैया एग्जिट टैक्स इनके ऊपर नहीं लगने वाला है, एग्जिट टैक्स नहीं लगेगा, एग्जिट टैक्स वुड नॉट बी एप्लीकेबल। तो अपने को बस ये प्रेज्यूम करना पड़ता है, यहाँ पे लिखा अज्यूमिंग दैट बोथ द ट्रस्ट आर रजिस्टर्ड, अज्यूम करना पड़ेगा दोनों ट्रस्ट रजिस्टर्ड है, तो एग्जिट टैक्स इनके ऊपर नहीं लगाएंगे। गॉट इट सर, समझ में आ गया अपने को। क्वेश्चन नंबर 15, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अमेंडमेंट से रिलेटेड है, सारे क्वेश्चन अमेंडमेंट से रिलेटेड है, सारे के सारे क्वेश्चन। वाओ। In respect of the following independent case scenarios, you are required to discuss the provisions related to TDS at source for the year ended 31st March 2025. TDS की बात बतानी है। रमेश एक लॉटरी बेचने वाला पर्सन है, मुंबई का रमेश, ठीक है। गोल्डन लॉटरी एजेंसी चलाता है वो, वेरी ओल्ड इन लॉटरी, 1975 से लॉटरी चलाता है, 98 लाख रुपीज का टर्नओवर है फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24। लास्ट ईयर में फाइनेंशियल ईयर 23-24 में 98 लाख का टर्नओवर है, ठीक है। रमेश अर्नड, अच्छा ये गोल्डन लॉटरी एजेंसी का टर्नओवर दे रखा है, रमेश इसका डिस्ट्रीब्यूटर है, रमेश डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है। रमेश ने कमीशन अर्न की 18,000 रुपए ऑन 15/7/2024 और 40,000 रुपीज ऑन 15/11/2024 को। देखो लॉटरी कभी भी अगर कोई कमीशन दे रहा है तो उसको टीडीएस काटना पड़ता है, 194G अगर आपको याद हो,
194G में कमीशन बांटने वाले को टीडीएस काटना पड़ता है, एजेंट का। अब सर क्या ये हाईजैकर में आता है? अरे नहीं सर, हाईजैकर में तो HIJACR ही आता है, तो भैया इसमें कोई टर्नओवर का कोई खेल ही नहीं है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है टर्नओवर। यानी इसको टीडीएस काटना पड़ेगा। टीडीएस कब काटते हैं भैया? लॉटरी अगर साल भर में 15,000 के ऊपर की दे रहे हो तो टीडीएस काटना पड़ेगा। अगर लॉटरी अमाउंट 15,000 ज्यादा का है तो टीडीएस काटना पड़ेगा, अदरवाइज टीडीएस नहीं काटना पड़ता। अब यहाँ पे एक कंडीशन हुआ करी थी, अगर आपको याद हो, 30 सितंबर 2024 तक लॉ टीडीएस का रेट था 5%, और उसके बाद से हो गया 2%। तो जो 18,000 का अमाउंट है इस पे 5% टीडीएस कटेगा, और जो 40,000 का अमाउंट है इस पे 2% टीडीएस कटेगा। बस यही आंसर खत्म। ये अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, देखना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूज होता है बच्चा। Smart Watch Private Limited is emerging fintech startup based on Bengaluru that operates digital platform for trading various cryptocurrencies। देखो, Smart Switch Private Limited एक क्रिप्टो एक्सचेंज है, एक तरीके का क्रिप्टो एक्सचेंज मान लो, ठीक है। Company has recently gained popularity among the young investors due to user-friendly app and attractive promotional welfare। On 1 नवंबर 2024 आदेश on an IT professional working in the गुरुग्राम invested 1 लाख रुपए। आदेश ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, ठीक है, इन पिक्टो कॉइन्स, क्रिप्टो करेंसी। दिसंबर में उसने बेच दिए। ही ट्रांसफर द पिक्टो कॉइन्स एंड अर्न किया प्रॉफिट 347,504 का। एक का खरीदा प्लस उसने प्रॉफिट कमाया कितना? प्रॉफिट कमाया कितना? 347,504। देखो, कभी भी अगर कोई पर्सन पैसा ले रहा होता है तो उसका टीडीएस कट के पैसा मिलेगा उसको। सेलर को अगर पैसा मिलेगा तो हमेशा टीडीएस 1% काट के मिलेगा। 194S यही कहता है ना कि 194S में जो एक्सचेंज है वो टीडीएस काटेगा, जो भी सेलर को पेमेंट होगा उसका 1% टीडीएस काट के पेमेंट करेगा। अब यहाँ पे कैच है, टीडीएस किसका काटना होता है? 1% का प्रॉफिट का काटना पड़ता है कि आपको सेल्स प्रोसीड का काटना पड़ता है? यहाँ पे आपको सेल्स प्रोसीड का 1% काटना पड़ता है। अब सेल्स प्रोसीड है कितनी? 1 लाख की कॉस्ट है, 347 का प्रॉफिट है, यानी 447,504 का आपका सेल्स प्रोसीड है। इसका 1% आपका जो एसएसपी है ना, ये टीडीएस काटेगा, यानी 447 रुपीज का टीडीएस कटने वाला है। 4475 का टीडीएस कटने वाला है। इतना आपका आंसर बनना चाहिए आइडियली। देखते हैं, चेक भी कर लेते हैं। ओ वाह सर, वाह, बिल्कुल मैच कर गया आंसर। वाह सर, कैसा कर लेते हो? कैसे 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 मैच करवा लेते हो? क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ, क्या कहता है? Assessing officer with the prior approval of the Principal Commission of Income Tax directed the Greenfield Textiles to get their books of accounts audited under 142(2). स्पेशल ऑडिट करवाने के बोला। एओ ने अप्रूवल लिया किसका? पीसीआईटी का। किसका? ग्रीन टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, इनका ऑडिट करवाने के लिए बोला। किसमें? 142(2) में, ठीक है। ऑन अकाउंट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स और रिपोर्ट फर्निश होनी चाहिए। देखो, कॉम्प्लेक्स थी इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एओ को पल्ले नहीं पड़ी, इसने पीसीसीआईटी को बोला और चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू ऑडिट करवाया। इसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट नॉमिनेट किया, प्रिंसिपल कमिश्नर ने सीए अपॉइंट किया, ठीक है, कोई बात नहीं। एसएससी वाज विलिंग, एसएससी चाहता है भैया मेरा ऑडिट कर लो कर लो कर लो, ऐसा एसएससी कहता है मेरा ऑडिट कर लो कर लो कर लो। अपनी बुक्स भी दे रहा है, फुल कोऑपरेशन दे रहा है, लेकिन जो देखो, नॉमिनेटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट विदाउट एनी वैलिड रीजन रिफ्यूज टू अंडरटेक द ऑडिट ऑफ द एसएससी। असेसिंग ऑफिसर ट्रीटेड द मैटर एज नॉन कंप्लायंस ऑफ द डायरेक्शन इशूड 142(2) बाय द एसएससी एंड प्रोसीडेड टू कंप्लीट द असेसमेंट अंडर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। क्या बात बोल दी इसने? एसएससी बोलता है भैया मेरा ऑडिट कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलता है मैं नहीं करूंगा। अब एसएससी करवाना चाह रहा है, सीए ने मना किया, डिपार्टमेंट ने इस एसएससी को पकड़ लिया और बोला कि भैया तुमने अपना ऑडिट नहीं करवाया, तुम्हारी गलती। चार्टर्ड अकाउंटेंट को नहीं पकड़ रहा, एसएससी को पकड़ लिया कि भैया तुमने अपना ऑडिट नहीं करवाया, मैं तुम्हारा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करूंगा। क्या एसएससी कोई गलती है? क्या एसएससी कोई गलती है? क्या एसएससी कोई गलती है? राइट आंसर इज आइडियली तो नहीं ना। जब इसकी कोई गलती नहीं तो भैया काहे को इसको घसीटना। लेकिन सर इस क्वेश्चन में अपने को सिर्फ आंसर नहीं देना होता। इन लाइट्स ऑफ द अबव फैक्ट एग्जामिन वेदर द एसएससी कैन बी हेल्ड लायबल फॉर द फेलियर टू कंप्लाई विद द डायरेक्शंस ऑफ द प्रिंसिपल कमिश्नर एंड वेदर द एक्शन ऑफ द असेसिंग ऑफिसर इन बेस्ट जजमेंट, क्या वो वैलिड है कि नहीं, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट के बेसिस पे बताओ। आई विल टेल यू हाउ। सबसे पहले तो अपने को फैक्ट्स ऑफ द केसेस लिखने पड़ेंगे, मतलब अपने को ना ये लिखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली प्रोविजन है क्या, प्रोविजन क्या है ये लिखना पड़ेगा। प्रोविजन क्या? एसएससी के अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स थी, एसएससी का स्पेशल ऑडिट डायरेक्ट किया गया, एसएससी कोऑपरेट कर रहा था, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने मना किया, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने मना करने के कारण डिपार्टमेंट ने इसको पकड़ लिया। ये फैक्ट्स है केसेस के। अपने को फैक्ट्स नहीं लिखना पड़ता, अपने को प्रोविजन लिखना पड़ता। लेट मी टेक यू आंसर, लेट मी टेक यू थ्रू द आंसर। अगर कभी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर कभी एसएससी को ऑफिसर चाहे ना, स्पेशल ऑडिट करवा सकता है। स्पेशल ऑडिट में एसएससी को कोऑपरेट करना पड़ता है, अगर एसएससी कोऑपरेट नहीं करता तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होता है। इस केस में क्या है, इसको स्पेशल ऑडिट करने के लिए बोला गया, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट ने खुद से नहीं किया।
इस केस में आपका केस अंडर कंसिडरेशन क्या है? केस अंडर कंसिडरेशन इतना सही है कि क्या एसएससी गलती नहीं है, लेकिन सीए की गलती है, तो क्या इस केस में एसएससी को लायबल ठहराया जा सकता है क्या? राइट आंसर इज आइडियली नहीं ठहराना चाहिए। इसके लिए एक जजमेंट था स्वदेशी पॉलिटिक्स करके, अगर नाम याद रहता तो ठीक है, नहीं याद रहता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कहता है ना कि भैया अगर एसएससी की गलती नहीं है, सीए की गलती है, तो आप एसएससी को नहीं ठहरा सकते। आप एसएससी का बेस्ट जजमेंट असेसमेंट नहीं करने वाले। आप उसका फ्रेश असेसमेंट वापस से करो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर करो, 1 मंथ के अंदर एक नए चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर करो, लेकिन एसएससी का बेस्ट जजमेंट असेसमेंट आप नहीं कर सकते। दैट इज व्हाट दिस पॉइंट सेज। इसलिए असेसमेंट ऑफिसर, असेसिंग ऑफिसर का जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करने का तरीका है वो गलत है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। मेसर सनराइज ट्रेडिंग कंपनी इज अ पार्टनरशिप फर्म एंगेज्ड इन होलसेल ट्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। फाइल रिटर्न ऑफ इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 बाय डिक्लेयरिंग 40 लाख इनकम। देखो आपकी डिक्लेयर्ड इनकम कितनी है? 40 लाख। ओके। द इनकम ऑफ द फर्म कितनी डिटरमाइन हुई? आपका इंटीमेशन आया 143, 1A में आपका कितना 42 लाख, 2 लाख से बढ़ा दी गई। हमने ये चीज दसों बार चर्चा कर चुके हैं कि इंटीमेशन में बढ़ाई हुई इनकम पे कोई पेनल्टी नहीं लगती। कभी पेनल्टी नहीं लगती सर, मल्टीपल टाइम्स ये पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ। ऑन स्क्रूटनी असेसमेंट में इनकम बढ़ा दी गई, 42 लाख से 58 लाख कर दी गई, यानी 16 लाख का इंक्रीमेंट हुआ। ये इंक्रीमेंट पे आपको मिस रिपोर्टिंग अंडर रिपोर्टिंग माना जा सकता है, इससे पेनल्टी लगाई जा सकती है। सर इस पे कितना टैक्स लगेगा? 30% टैक्स लगेगा, प्लस 4% एजुकेशन सेस भी लगेगा, और इस पे 50% या 200% आपको पेनल्टी लगाई जाएगी। कह रहा है एडिशंस वर मेड नॉट ऑन अकाउंट ऑफ मिस रिपोर्टिंग, यानी सर 50% का आपको टैक्स देना पड़ेगा, पेनल्टी देनी पड़ेगी। 60 लाख 16 लाख पे 30% इंटू 1.04 पे 50%, यानी कुल मिला के 249,600 की आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। क्या असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाइड अगर अंडर रिपोर्टिंग? अच्छा, असेसिंग ऑफिसर बीइंग सेटिस्फाइड दैट देयर वाज अंडर रिपोर्टिंग, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द पेनल्टी, हमने निकाल दी, इतनी आ गई। Of the act, state whether Sunrise can file an application for grant of immunity for the imposition of penalty. Also specify the condition for filing such application. देखो पेनल्टी है कितनी? 294,600 की, बड़ी सिंपल सी बात है। मिस रिपोर्टिंग होगी, आप पेनल्टी के लिए कभी भी इम्यूनिटी नहीं सीख कर सकते। इम्यूनिटी सिर्फ और सिर्फ अंडर रिपोर्टिंग मिलती है, मिस रिपोर्टिंग में कभी इम्यूनिटी नहीं मिलती, बात मान लेना, ठीक है। अंडर रिपोर्टिंग के लिए क्या कर सकते हो? इम्यूनिटी के लिए कुछ नहीं, एप्लीकेशन कर लो, 1 महीने के अंदर एप्लीकेशन कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। ये देखो, अब टैक्सेस पे करना पड़ता है। देखो आपका आंसर तो पहले तो सेम है, एप्लीकेशन कर सकता है। जैसे ही आपके ऊपर पेनल्टी लगाई, अगर आपने टैक्सेस पे कर दिया जो भी आपके रिक्वायर्ड है, आप अपील नहीं कर रहे, तो भैया 1 महीने के अंदर आप कर सकते हो एप्लीकेशन आईओ को, और आराम से आपकी इम्यूनिटी मिल सकती है आपको। लेकिन ध्यान देना, मिस रिपोर्टिंग में आपको इम्यूनिटी नहीं मिलती। अंडर रिपोर्टिंग मिल जाती है, मिस रिपोर्टिंग में नहीं मिलती। ये चीज के बारे में हमने चर्चा कर रखी थी एमसीक्यू वाले वीडियो में, एमसीक्यू समरी मैंने बता रखा है, एमसीक्यू की समरी बनाई थी, अगर नहीं देखा तो उसको भी देखना। गॉट इट सर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ। क्या बोल रहे हैं? Section 44C restricts the allowability of head office expenses to extent of lower of an amount equal to 5% और ये तो सॉल्यूशन दिखा रहा है, सॉल्यूशन आ गया। क्वेश्चन पे आते हैं। Delta Global is a foreign company operates under a branch of India for financial year ending 31st March 2025. Head office incurred administration expenses outside India and allocated 1 crore 85 lakh rupees to Indian branch. देखो इंडिया के बाहर आप काम कर रहे हो, 1 करोड़ 85 लाख रुपीस के ब्रांच के जो हेड ऑफिस एक्सपेंसेस आपने इंडिया में एलोकेट कर दिए। अरे भैया ऐसे कैसे कर दिए? The total income for assessment year 25-26 is a loss of 25,20,200. The assessable income for the previous 3 years दे रखा है आपको। देखो आपको पता है हेड ऑफिस एक्सपेंसेस कितने अलाउ होते हैं? एक्चुअल और 5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम इतना मिलता है आपको। एडजस्टेड टोटल इनकम का 5% या फिर 5% आपको एक्चुअल लेने पड़ते हैं। एक्चुअल तो आपके 1 करोड़ 85 लाख दे रखे हैं, अब एटीआई का 5% निकालना पड़ता है। अब एटीआई अगर लॉस में होते हैं तो अपने को पिछले 3 साल की एवरेज एटीआई लेनी पड़ती है। अब सर एटीआई लेते कैसे? ये इंपॉर्टेंट है, एटीआई याद नहीं आ रहा सर, कैसे देते हैं? एटीआई लेने के लिए मैं आपको एक तरीका बताऊं, अगर आपको बताया, अगर आपको याद हो, अगर आप क्लास स्टूडेंट हो तो आपको बताया होगा मैंने। एटीआई में ना हमेशा एडजस्टेड टोटल इनकम में 5 चीजें ऐड करने पड़ते हैं। 5 चीजें ऐड करनी पड़ती, क्या कौन सी 5 चीजें? देखो, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करके बफेलो उड़ गई और उसके बाद उसने हेड ऑफिस एक्सपेंसेस का डिडक्शन लिया। क्या मैंने बोला? देखो रिपीट आफ्टर मी, साइंटिफिक एक्सपेंडिचर करके बफेलो उड़ गई और उसने हेड ऑफिस एक्सपेंसेस का डिडक्शन लिया। क्या बोला? फिर से साइंटिफिक एक्सपेंडिचर करके बफेलो उड़ गई और उसने हेड ऑफिस एक्सपेंसेस का डिडक्शन लिया। ठीक है, चलो अब इसका मतलब क्या होता है? कभी भी टोटल इनकम होती है ना, इसमें अपने को 5 चीजें ऐड करनी पड़ती है। एक साइंटिफिक एक्सपेंडिचर अगर कभी डाल रखा है उसको ऐड करोगे, उसके अलावा बफेलो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस आपको ऐड करने पड़ेंगे, सारे ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस ऐड करने पड़ते हैं। करंट ईयर लॉसेस सारे के सारे नहीं ऐड करते, आई टेल यू व्हाट टू बी एडेड, लेकिन अभी इसमें ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस ऐड करने पड़ते हैं।
उड़ गई यानी अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा। उसके अलावा आपको हेड ऑफिस एक्सपेंसेस जो डेबिटेड टू पी&एल है वो भी ऐड करने पड़ेंगे। उसके अलावा चैप्टर 6 के डिडक्शंस है वो भी ऐड करने पड़ेंगे। 5 चीजें ऐड करने पड़ते हैं। देखो साइंटिफिक एक्सपेंडिचर करके बफेलो उड़ गई और उसने हेड ऑफिस एक्सपेंसेस का डिडक्शन किया। ठीक है, ओके। तो अपनी असेसेबल टोटल इनकम है। क्या करंट ईयर डेप्रिसिएशन कभी भी ऐड करते हैं? क्या करंट ईयर डेप्रिसिएशन कभी भी ऐड नहीं करते? अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं क्या? हाँ सर करेंगे अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। चैप्टर 6 का डिडक्शन ऐड करेंगे क्या? अरे सर ऑफ कोर्स करेंगे। देखो असेसेबल इनकम है ना, यानी इसमें सब खर्चों का इंपैक्ट दिया जा चुका है, इन सब का इंपैक्ट दिया जा चुका है। ब्रॉड फॉरवर्ड शॉर्ट टर्म, देखो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस हमेशा एड बैक किए जाते हैं, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस एडजस्ट किए जाते हैं, मान लिया जाता है कि इसका इंपैक्ट इस असेसेबल इनकम में किया हुआ है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस क्या इसको ऐड करूंगा? देखो आइडियली नहीं करना चाहिए। क्यों? देखो इस साल के लॉन्ग टर्म शॉर्ट इस साल के लॉन्ग टर्म लॉसेस हैं और आपके लॉन्ग टर्म लॉसेस कभी भी इनकम से एडजस्ट नहीं किए हुए हैं, इनकम से एडजस्ट नहीं किए हुए। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस किसी और से एडजस्ट होते ही नहीं है। आपकी अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम है सिर्फ एडजस्ट होते हैं और आपके इस साल के लॉसेस अलग से दे रखे हैं तो भैया इसको एड बैक नहीं करते आइडियली, सिर्फ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को ऐड करते हैं, करंट ईयर लॉसेस को ऐड बैक नहीं करते क्योंकि इनका इंपैक्ट इसमें गया ही नहीं ना। टोटल इनकम में अगर अलग से दे रखा है आपको लॉसेस तो मतलब अलग लॉसेस है जो टोटल इंपैक्ट में इंक्लूडेड है, टोटल इनकम में इंपैक्ट जा चुका है जिनका, सिर्फ उन्हीं को ऐड करते हैं। तो भैया लॉसेस आपको अलग से दे रखा है मतलब इनका इंपैक्ट नहीं गया, जब इंपैक्ट गया ही नहीं तो फिर काय को ऐड करना, तो इसको नहीं करेगी कुछ भी। स्पेक्युलेटिव लॉसेस है, ब्रॉड फॉरवर्ड ऐड कर लो। वीआरएस एक्सपेंडिचर, मैंने कब बोला वीआरएस एक्सपेंडिचर ऐड करना पड़ता है? वीआरएस एक्सपेंडिचर नहीं ऐड करना पड़ता। अगर टोटल इनकम इम्प्योर होती है, अगर टोटल इनकम इम्प्योर होती है, इसमें वीआरएस गलत तरीके से एडजस्टेड होता है तो अपने को वीआरएस एडजस्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज वीआरएस का कोई इंपैक्ट नहीं देना पड़ता अपने को। तो 5 चीजें बस हमने ऐड कर दी, साइंटिफिक एक्सपेंडिचर करके बफेलो उड़ गई और उसने हेड ऑफिस एक्सपेंसेस का डायरेक्शन लिया, इतना करके अपना ऐड करना पड़ेगा। सर ठीक है, उसके अलावा हेड ऑफ एक्सपेंसेस का भी डिडक्शन लेना पड़ेगा। एक बार जिस जिस पे मैंने प्लस कर रखा है ना उन सबको ऐड कर दो और डिवाइड बाय 3 कर देना। ये 3 साल का निकलेगा, डिवाइड बाय 3 करूंगा ना आपका हेड ऑफिस एक्सपेंसेस आ जाएगा। एक बार कर भी लेते हैं क्या? 18 लाख प्लस 12 लाख प्लस 21 लाख प्लस 2 लाख प्लस 2 लाख प्लस 1 लाख 45,000, 1 करोड़ 45 लाख, यानी 2 करोड़ का मेरा यहाँ पे आ रहा है 2 CR। ऐसे इसका निकालोगे डिवाइड बाय 3 कर दोगे ना आपका आ जाएगा 80। इसका 5% ले लोगे ना आपका आंसर आ जाएगा। चेक भी करवा देता हूँ मैं आपको। 2 करोड़ की ये तीनों को ऐड किया डिवाइड बाय 3 कर दे, इतनी आपकी 80 आ जाएगी। इंपॉर्टेंट क्या है? सारे ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस ऐड करते हैं, करंट ईयर लॉसेस कभी भी ऐड नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगर करंट ईयर लॉसेस अलग से दे रखे हैं आपको, मतलब कहीं ना कहीं इन करंट ईयर लॉसेस को आपने टोटल इनकम से एडजस्ट नहीं किया, और एडजस्ट नहीं किया तो फिर भैया काहे को ऐड करोगे? जब एडजस्ट ही नहीं किया तो काहे को ऐड करोगे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिंगल स्टार लगा दो, डबल स्टार लगा दो, ट्रिपल स्टार लगा दो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Examine the following transaction and discuss whether the transfer pricing declared by the following assessees who have exercised the valid option for application of safe harbor rules can be accepted by the tax authorities. सेफ हार्बर रूल्स के ऊपर 1 घंटे का वीडियो डाला हुआ है जिसमें सारे सेफ हार्बर रूल समझाया हुआ है कि कौन से सेफ हार्बर रूल नए आए हैं। नियरली 10 सेफ हार्बर रूल आए हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हो, अगर आप आईटी इनेबल्ड सर्विसेज में हो, आप केपीओज में हो, आप ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग में हो, आप फार्मास्यूटिकल जेनरिक मेडिसिन के एडवाइसिंग में हो, आप नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज दे रहे हो, आप लोन दे रहे हो, आप गारंटी दे रहे हो, उससे रिलेटेड बहुत सारे सेफ हार्बर रूल्स आए। मैंने उसका अमेंडमेंट वीडियो डाल रखा है। अभी क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स। एसएससी टेक मित्रा सॉल्यूशंस, प्रोविजन फॉर सर्विसेज, सिस्टम सपोर्ट सर्विसेज टू, ये इसको क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ सिस्टम सपोर्ट सर्विसेज है, यानी क्या मैं सिंपली कह सकता हूँ कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज मैंने आपको बता रखा है कि कभी भी आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट का काम कर रहे हो या उससे रिलेटेड सिस्टम सपोर्ट का सर्विसेज दे रहे हो तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आता है। ओके सर, किसको दे रहे हो आप? 30% वोटिंग पावर वाले टेक मित्रा को। अच्छा, एक इंडियन एंटिटी अपने किसी फॉरेन एसोसिएट को, यानी 30% जिसमें होल्ड करता है उसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस दे रही है। अगर आपको याद हो, अगर आपको याद हो, मैंने आपको बता रखा है कि अगर आप कभी भी ऐसा ट्रांजैक्शन कर रहे हो, अगर ट्रांजैक्शन अप टू 100 करोड़ है तो 17% डिक्लेयर कर सकते हो, अप टू 300 करोड़ है तो 18% डिक्लेयर कर सकते हो, और अगर ज्यादा है तो सेफ हार्बर रूल ऑप्ट नहीं कर सकते। ट्रांजैक्शन कितना? 99 करोड़ रुपीस का, यानी आपको मिनिमम कितना डिक्लेयर करना पड़ेगा? 17%। अब 17% किसका? 17% किसका डिक्लेयर करना है? यहाँ क्लैरिफिकेशन क्वेश्चन में मिला। कहता है ऑपरेटिंग मार्जिन आपका कितना? 8 करोड़ का। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना? 50 करोड़ के। आपको इस रेशियो में 17% निकालना है। ऑपरेटिंग मार्जिन इस टू ऑपरेटिंग एक्सपेंस के रेशियो में 17% निकालना है। 8 बाय अगर 50 कर रहा हूं मैं तो अपने को समझ में आ रहा है 8 बाय 50। ओके, कुल मिला के दिख रहा है 16% हमने डिक्लेयर कर रखा है। मिनिमम 17 करना चाहिए। 17 से कम अगर आप करते हो ना तो भैया सेफ हार्बर रूल नहीं मिलने वाला आपको। आपको फिर एक आपका टीपीओ भी आएगा पिक्चर में, आपका असेसमेंट भी होगा, आपको मल्टीपल चीजों को बेयर करना पड़ेगा। तो भैया इस केस में आपको सेफ हार्बर रूल नहीं मिलने वाला। अगर आपको चेक करवा दूं मैं आंसर, 26% है, आप
सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज में होते तो हो, एलिजिबल एसएससी तो हो, लेकिन क्योंकि आपने 16% को डिक्लेयर कर रखा है तो भैया आपको सेफ हार्बर रूल्स नहीं मिलेंगे। इसलिए आपको ना पूरा का पूरा ट्रांसफर प्राइसिंग में वो टीपीओ वाला रूल, कैलकुलेशन ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस सब फिर से बियर करना पड़ जाएगा। सेकंड केस में आप क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट एरा सिस्टम्स एक इंडियन एंटिटी है। सर्विसेज डेटा प्रोसेसिंग सर्विसेज, डेटा प्रोसेसिंग सर्विस, अच्छा डेटा प्रोसेसिंग सर्विस अगर मैं आपको तो आईटी इनेबल्ड सर्विस होती है, आईटी इनेबल्ड सर्विस, डेटा प्रोसेसिंग की सर्विस आईटी इनेबल्ड सर्विस होती है। ओके, फॉरेन सब्सिडरी को, अरे भैया फॉरेन सब्सिडरी को दे रहे हो यानी अल्टीमेटली अपने को वही अपने एसोसिएट को सर्विस दे रहे हो। आईटी इनेबल्ड सर्विसेज के लिए मैंने आपको बताया 17-18% आपको डिक्लेयर करना पड़ता है। अगर ट्रांजेक्शन 100 करोड़ तक का है तो 17%, अगर ट्रांजेक्शन 200 करोड़ तक का है तो भैया आपको 18% डिक्लेयर करना, 300 करोड़ तक का है तो 18% आपको डिक्लेयर करना पड़ता है। आपका ट्रांजेक्शन कितना है 265, यानी आपको मिनिमम 18% डिक्लेयर करना पड़ेगा। कितना परसेंट आता है अगर आप देखोगे 45 डिवाइडेड बाय 225, आपको 20% डिक्लेयर कर रखा है। आप एलिजिबल एसएससी भी हो, प्लस उसके अलावा 20% डिक्लेयर कर रहे हो, आप एक एलिजिबल एसएससी हो, सेफ हार्बर ऑप्ट भी कर सकते हो, सेफ हार्बर रूल्स ऑप्ट कर सकते हो। सही है, बिल्कुल सही है। आपको चेक करवा दूं, सिंस इनकम टैक्स अथॉरिटीज शैल एक्सेप्ट द प्राइस डिक्लेयर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, आप 20% डिक्लेयर कर रहे हो, आपको 18% से कम डिक्लेयर नहीं करना। डेटा प्रोसेसिंग सर्विसेज नथिंग बट आईटी इनेबल्ड सर्विसेज में आती है। ये सब मैंने आपको रिवीजन, मैंने अमेंडमेंट वीडियो बता रखा है, ज्यादा लोड मतलब बहुत सिंपल से अमेंडमेंट्स है। फिर लास्ट में कहता है प्रगति एंड कंपनी या पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड अंडर पार्टनरशिप एक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करे। अच्छा, ओह, हम्म, सर ठीक है, रिलेटिंग टू डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेट टेक्नोलॉजी, ओके, टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर, अच्छा, सर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना रहता था रिसर्च? अरे देखो तो सही, तुम लोड मत लो ना, मैं हर एक चीज बताऊंगा तुमको। देखो आप किसको दे रहे हो, आप सर्विसेज दे किसको रहे हो? एक पर्सन इन फॉरेन कंपनी, उसमें 12% इंटरेस्ट होल्ड करता है आपके प्रगति में। हमने पढ़ा हुआ है पार्टनरशिप फर्म में 26% नहीं देखना होता, पार्टनरशिप फर्म में अगर एसोसिएट बना दो 10% इंटरेस्ट ही बस चाहिए होता है। एक कंपनी के इसमें 26% शेयर होल्डिंग लगती है, एक पार्टनरशिप में 10% के ऊपर नहीं लगता, 10% में ही आप एसोसिएट बन जाते हो, तो ये दोनों आपस में एसोसिएट तो बनते हैं। ट्रांजैक्शन कौन सा सर? रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड सर्विस दे रखी है आपको, ठीक है सर। रिसर्च एंड डेवलपमेंट किससे? टेक्नोलॉजिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, ओके। ट्रांजैक्शन 300 करोड़ के अंडर में, और ट्रांजैक्शन परसेंटेज कितना है सर? 20% ज्यादा। देखो बाय डिफॉल्ट में 17% सब जगह रेट है, एक जगह बस 24% आता है, बाकी सब जगह 17% 18% रेट चलता है। तो 20% डिक्लेयर करो ना बाय डिफॉल्ट, आपको मिल जाएगा इसमें, बाय डिफॉल्ट आपको मिल जाएगा। मैं आपको एक थंब रूल बता दे रहा हूँ, 20% से अगर आपको ज्यादा परसेंटेज पे डिक्लेयर करता हूँ मिला ना बाय डिफॉल्ट, आप देख लेना, मैं आपको आंसर भी चेक कर रहा हूँ, आंसर में भी यही चीज आपको मिलेगी। देखना कंडीशंस क्या कह रहे हैं आपको, नॉट लेस देन 10% ऑफ द अदर एंटरप्राइज एसोसिएट बन जाएगा आपका, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फॉल कर रहे हो, ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके अलावा आपका ट्रांजैक्शन 300 करोड़ से ऊपर नहीं, अच्छा सॉरी सॉरी, नॉट लेस देन 24%, ओके ये 24% वाला था, सॉरी हाँ, ये 24% वाला सेफ हार्बर रूल है। अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट दे रहे हो ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की सर्विसेज, तो आपको 24% डिक्लेयर करना पड़ता है, और उसके ऊपर वाले में आपको नहीं मिलता सेफ हार्बर रूल। लेट मी शो यू दिस पिक्चर ऑल्सो, ये देखो, देखना ही है, ये है आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड। अगर आप कॉन्ट्रेक्चुअल रिसर्च एंड डेवलपमेंट करवा रहे हो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड, आपको 24% डिक्लेयर करना पड़ता है। दिस इज द ओनली केस जहां 24% रहता है, ये ओनली केस है जहां पे 24% आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर इससे कम करते हो तो आपको सेफ हार्बर रूल्स नहीं मिलेंगे। हमने डिक्लेयर कितना किया हुआ है, हम डिक्लेयर किया हुआ है सिर्फ 20%, तो यहाँ सेफ हार्बर रूल्स अपने को नहीं मिलने वाला है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। यहाँ पे अपने को सेफ हार्बर रूल्स नहीं मिलेगा, और ऐसा आपको लिखा हुआ मिलेगा। सिर्फ एक ही केस रहता है जहां पे 24% आप डिक्लेयर नहीं कर सकते, वहीं पे ही आपको ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया गया। हेंस टैक्स अथॉरिटीज is not in accordance with 1020, इसलिए it is not binding upon income tax authorities to accept the price। इस जो income tax authorities है वो accept करे या ना करे, उनके ऊपर है पूरी तरह से। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बट टू डू क्वेश्चन है, मस्ट डू क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन, बट सबसे प्यारा क्वेश्चन, सबसे प्यारा क्वेश्चन। सबसे प्यारा है क्या? नहीं इतना भी प्यारा नहीं, लेकिन ठीक ठाक क्वेश्चन है। देखो, मिस सिद्धिका 30 ईयर्स की है, ठीक है, रेसिडेंट इंडिविजुअल है, ये भी ठीक है। Started the business of printing mobile skins and covers in India abroad. She frequently visits countries to serve the overseas clients. ठीक है, मोबाइल स्किन बनाती है, कवर्स बनाती है। The following particulars are furnished for financial year 24-25, ठीक है। Receipts from mobile skins कितना इंडिया में? 12 करोड़ का बिजनेस, ओ बाप रे, 12 करोड़ रुपए की मोबाइल स्किन बेच ली इंडिया में, और 15.5 लाख की बाहर। इंडिया वाले करवा सकते हैं 12 करोड़ का बिजनेस मोबाइल स्किन में।
इनकम में खर्चा कितना कर रखा है? देखो 10 करोड़ 20 लाख रुपए खर्चा उस कंट्री में कर रखा है, 20 लाख, और इंडिया में कितना कर रखा है? 9 लाख रुपीस का। यानी नेट में इनकम कितनी बनेगी? देखो उस कंट्री में हो इस कंट्री में हो, खर्चा माइनस करना ही पड़ता है। 2 करोड़ 25 लाख 50,000 780, और यहाँ आ जाएगी 6,50,000 रुपीज की बिजनेस इनकम बनेगी। परफेक्ट। रेंट रिसीव फ्रॉम कमर्शियल प्रॉपर्टीज कंट्री जेड में लोकेटेड, देखो 65,000 रुपीज का पर मंथ रुपीज का हमारा रेंट है, 12 मंथ्स के लिए लूंगा, और इंडिया में टैक्सेबल तो 70% ही होता है। तो कितना हो जाता है? 65,000 इंटू 12, 546 1 2 3। एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर अर्निंग द रेंटल इनकम इन कंट्री जेड, देखो ये हमारे काम का नहीं, जो भी एक्सपेंसेस कर रखे हैं हमारे काम के नहीं फिलहाल। कंट्री जेड में सारी इनकम पे टैक्स लगता है 25%। एक बात बताओ, कंट्री इनकम में 25% टैक्स लगता है, यानी क्या मैं सिंपली ऐसा मान लूं क्या ना, सिंपली अज्यूम कि 25% टैक्स है, यही फॉरेन टैक्स रेट है? आइडियली मान लेना चाहिए। देखो सारे खर्चे माइनस करने के बाद आपकी जो जीटी आएगी उस 25% लगने वाला है ना आपका। तो ऐसा नहीं होगा कि आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका टैक्स रेट बदल जाएगा, आपका टैक्स रेट 25 ही रहने वाला है। आप सॉल्व करोगे ना, जीटीआई निकालोगे, खर्चे माइनस करोगे, आप फिर 25% टैक्स निकालोगे, आपकी टोटल इनकम, टोटल टैक्सेस डिवाइडेड बाय टोटल इनकम थ्रू आउट सेम रहने वाला है, इसलिए 25% ही आपकी फॉरेन टैक्स रेट है। इंडिया में बिजनेस एक्सपेंशन कर रही मिस रितिका, उसके लिए उन्होंने फैक्ट्री लगाई, फैक्ट्री के लिए एम्प्लॉइज हायर किए, और एम्प्लॉइज जब भी आप हायर करते हो तो 80 डबल डबल पिक्चर में आता है। ओल्ड रिजीमो न्यू रिजीमो सर हमेशा पिक्चर में आता ही आता है। 18 एम्प्लॉइज को हायर किया आपने 1 मई को, यानी 11 मंथ्स के लिए आपने हायर किया, और 23,300 रुपीज की सैलरी उन एम्प्लॉइज को दे रही है। 22 एम्प्लॉइज आपने हायर किए कब? 1 जून को। 22 एम्प्लॉइज आपने हायर किए 1 जून को, यानी 10 मंथ्स के लिए हायर किया, और सैलरी कितनी है? 24,500 की सैलरी दे रहे हो आप उनको। 15 एम्प्लॉइज को 1 नवंबर को हायर किया। अरे बाबा, जो नवंबर में एम्प्लॉय हायर करते हैं वो लेस देन 240 डेज के लिए एम्प्लॉयड रहते हैं, इसलिए उस पर कोई डायरेक्शन नहीं मिलता। नीचे पॉइंट क्या कहता है? All employees participate in recognized provident fund and payment for all the employees are paid by NEFT. Such expenses are already included while considering the above income. कहता है कि जो आपने खर्चे ले रखे हैं ना, खर्चों में आपने एम्प्लॉय एक्सपेंडिचर भी डाल रखा है, यानी इसमें आपने अलग से कुछ नहीं करना, सिर्फ डिडक्शन लेना है। जो आपका टोटल आएगा इस पे 30% मल्टीप्लाई कर देना, आपका डिडक्शन आ जाएगा। कितना आ रहा है? डिडक्शन 3001020, इतना डिडक्शन मेरा आ रहा है 80 का। परफेक्ट बात हो गई क्या? हाँ सर, मस्त समझ में आ गया, मस्त समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब सर हमारे 5 स्टेप का सॉल्यूशन रहता है, मैंने आपको बोला ना सिर्फ 5 स्टेप फुलफिल करना है। स्टेप 1 हमारा क्या रहता है? टोटल इनकम निकालो एज पर इंडियन टैक्स लॉस। इंडियन टैक्स लॉस के अकॉर्डिंग आपको टोटल इनकम निकालनी है। तो देखो जो जो हाईलाइट करो ना ब्लू ब्लू में, वो सबको ऐड कर दो, जो जो ब्लू ब्लू हाईलाइटेड है इनको ऐड कर दो, जो जो रेड रेड हाईलाइटेड है इसको माइनस कर दो। बिजनेस इनकम इंडिया में कितनी है? 225 50 780, इसमें 6,50,000 रुपीज ऐड कर दो, 546 का रेंटल ऐड कर दो, माइनस कर दो आपका 80 डबल है 3001020, कुल मिला के आपकी टोटल इनकम आ रही है स्टेप 1 में 207,45760। ये आपका आंसर आएगा, टोटल इनकम एज पर इंडियन टैक्स लॉस। ठीक है, टैक्स कितना निकलेगा? टैक्स रेट, टैक्सेस, स्टेप टू टैक्सेस इन इंडिया। अब टैक्सेस कैसे निकालते हैं? देखो डिफॉल्ट टैक्स में हमने पढ़ रखा है, अब टू 3 लाख इनकम पे कोई टैक्स नहीं, 3 लाख से लेके 7 लाख तक 5%, 7 लाख से लेके 10 लाख तक 10%, 10 लाख से 12 लाख तक 15%, 12 लाख से लेके 15 लाख तक 20%, और 15 लाख के ऊपर जो भी टैक्स रेट है वो 30% होता है। आप इसको बाईपास करके डायरेक्टली 1,40,000 रुपीज लिख सकते हो, यानी 2 करोड़ 7 लाख 45,760 माइनस 15 लाख इंटू 30% आप निकाल सकते हो, प्लस 1,40,000 रुपीज आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। दिस इज अलाउड, एग्जाम में अलाउ करता है, आपको शॉर्टकट मैंने बताया, अगर पहली बार पता चला तो इसको भैया एक लाइक जरूर कर देना। ठीक है, इंटू 30% प्लस 1,40,000, कुल मिला के इतना टैक्स आ रहा है। देखना देखना आराम से, हाँ रुकना, कोई जल्दीबाजी नहीं। 591,372 इतने का टैक्स आ रहा है। अब क्योंकि भैया बहुत कमा रहा है, 2 करोड़ के ऊपर कमा रहा है, तो 25% सरचार्ज भी जाएगा। हाँ सर जाएगा 25%, यानी कुल मिला के टैक्स प्लस सरचार्ज 73,92,160। याद करो वो पहला दिन जिस दिन मैंने तुमसे पिंकी प्रॉमिस लिया था और बोला था कि कभी भी अगर सरचार्ज ब्रैकेट के आसपास थोड़ी सी इनकम हो तो मार्जिनल रिलीफ को जरूर याद कर लेना। वो बिन बुलाया मेहमान है जो चुपके से कभी भी आ जाता है और तुम इसे भूल जाओगे। देखो हो सकता है कि यहाँ मार्जिनल रिलीफ लग रही हो तो आपका टैक्स कैलकुलेशन गलत हो जाए। अब मार्जिनल रिलीफ कैसे निकालते हैं? देखो टैक्स प्लस सरचार्ज ऑन 2 करोड़
प्लस 7,45,000 कितना है? 7,45,760 ऐड करके देखो क्या आ रहा है। 2 करोड़ पे जब मैं टैक्स निकालूंगा, माइनस करूंगा 15 लाख इंटू 30% प्लस 1,40,000। इससे क्या देखो, 2 करोड़ के टैक्स जब भी आप निकालोगे ना तो 15% सरचार्ज तो लगेगा ही लगेगा, प्लस 15% प्लस 745,760, यानी कुल मिला के अगर मैं टैक्स निकालता हूँ तो 728,9,260 इतना मेरा टैक्स निकल रहा है। 728,9,260 इतना मेरा टैक्स निकल रहा है। परफेक्ट, इतना टैक्स निकल रहा है और मेरे से मांग की तरह ज्यादा मांग रहे हैं, यानी अल्टीमेटली रिलीफ मेरे को मिल जाएगी थोड़ी बहुत। पेबल टैक्स तो इतना ही आएगा और इस पे 4% एजुकेशन सेस जोड़ूंगा तो कुल मिला के 7580830 का मेरा टैक्स पेबल निकलने वाला है। ये मेरा टैक्स पेबल निकलेगा, यानी मार्जिनल रेट यहाँ पे आ गई पिक्चर में। अब यहाँ पे चाहिए मेरे को एवरेज रेट ऑफ टैक्स। एवरेज रेट ऑफ टैक्स कितना हो गया? जो आपका आफ्टर मार्जिनल रेट का टैक्स है वो लोगे, ठीक है। 7580830 एक सेकेंड, 7580830 डिवाइडेड बाय टोटल इनकम आपकी है 2,207,45,760, इतनी टोटल इनकम आ रही है। अगर मैं रेट निकालता हूँ 2,07,45,760, 36.5416% रेट आ रहा है। फॉरेन में टैक्स रेट कितना है? 25%। अरे बाबा, तो हटाओ ना इस रेट की, हमारे रेट काम की नहीं, मतलब मेहनत की लेकिन काम की मेहनत नहीं थी ऐसा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सर आप चाहिए डब्ल्यू टैक्स इनकम। डब्ल्यू टैक्स इनकम कैसे निकालोगे? आराम से, एक एक करके आराम से। बिजनेस इनकम वहां पे टैक्सेबल है 650, इंडिया में भी टैक्सेबल है 650, यानी डब्ल्यू टैक्स इनकम हो गई अपनी 650 तो होगी होगी, डब्ल्यू टैक्स इनकम बनेगी बनेगी। दिस इज डब्ल्यू टैक्स इनकम। ये डब्ल्यू टैक्स इनकम है 650, वहां भी टैक्सेबल है, यहाँ पे भी है। अब बात करो रेंटल की। रेंटल कितना वहां टैक्सेबल है, रेंटल कितना यहाँ टैक्सेबल है? यहाँ पे टैक्स लगा रहे हो 546 पे, और वहां रेंटल कितना टैक्सेबल होगा? अरे बाबा 65,000 इंटू 12 यानी 780 की रेंटल इनकम होगी। वहां डिडक्शन मिला है 1.5 लाख रुपए का, यानी वहां पे टैक्सेबल कितनी हो रही? वहां हो रही 1630, यानी वहां रेंटल इनकम टैक्सेबल हो रही 630, यानी कुल मिला के डब्ल्यू टैक्स इनकम तो सिर्फ 546 ही है। डब्ल्यू टैक्स इनकम तो सिर्फ इतनी बन रही ना आपकी, 546 प्लस 650, 546,000 प्लस 650, यानी कुल मिला के डब्ल्यू टैक्स इनकम आपकी आ रही है 11,96,000 रुपीज की। इससे 25% के हिसाब से आपको रिलीफ मिल जाएगी, सीधे 25% लगा दो, नहीं 299,123 इतने का आपको रिलीफ मिलने वाला है। टैक्स कितना आया था? 75,80,830 आया था, इसमें से माइनस कर दो 299, 75,80,830 माइनस कर दो 72,81,830, इतना आपका पेबल टैक्स आ जाएगा। लेट्स चेक वंस। 72,89,260, ये नहीं नहीं सॉरी सॉरी, ये नहीं है अपना, ये रिलीफ है 72,81,830, इतना हमारा पेबल टैक्स आ रहा है। ओ माय गॉड सर, बिल्कुल सटीक आंसर कैसे निकाल रहा है? अरे बाबा काहे नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल सटीक आना ही था। चलो सर, अपने को बढ़िया तरीके से ये पॉइंट भी बढ़िया से समझ में आ गया। एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट, अगर है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। कैसा लगा ये वीडियो, कैसे लगे इस पूरा का पूरा अमेंडमेंट से भरा हुआ आरटीपी? इट इज अ मस्ट डू आरटीपी। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, माता रानी पाप लगाएगी तुमको। इस जैन 26 अटेम्प्ट मैंने देखना तुमको ना कुछ ऐसा होगा कि तुम एग्जामिशन से 1 नंबर रह जाओगे, या तुम रैंक से 1 नंबर रह जाओगे, अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो भैया सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। एंड जरूर अगर कोई ऐसा टॉपिक, सिमिलर टॉपिक लगता है जिसपे वीडियो चाहिए तुमको, तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताना। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू मेक वीडियोस ऑन दोस टॉपिक। इसके अलावा कोई भी और चीज लग रही हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कैसा लग रहा है वीडियो, उन सब के बारे में बताना। एंड विश यू गाइस ऑल द वेरी बेस्ट। को जरूर 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 देख के जाना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड एंजॉय स्टडिंग। सी यू ऑल इन सम अदर वीडियो।